वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आर के फुल एंड टेस्ट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टेस्ट नंबर 22 हम लोग देखते हैं। तो हम लोग टेस्ट 21 देख चुके हैं। इससे पहले के भी मैं आपको 4 फुल एंड टेस्ट दे चुका हूं। चलिए आज इसको देखते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट, आपके एग्ज़ाम के कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा ये, और जिसने नहीं पढ़ा उसका कम भी कर सकता है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो इनसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप टेस्ट लगाएं, जो सवाल आते हैं वो ठीक है, जो नहीं आते उनको नोट करा करिए, उनके फैक्ट्स को, उनके पॉइंट्स को, है ना, इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ये शानदार टेस्ट आपको हमारे यारों को मिल जाएंगे इन नंबरों पे कांटेक्ट करके, या आप हमारी ऐप पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो ऐप है उस पर भी लगा सकते हैं। उसमें आपको स्कोर भी मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी है, प्रिंट करके अपना OMR शीट भी नीचे है, आप उसके थ्रू भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें से सही बताना है, ये सारे पावर प्लांट है, कौन सा पावर प्लांट सही मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कौन सा सही है ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा पावर प्लांट एकदम सही है, तो बताइए कौन सा है। एकदम ध्यान से देखिए जो सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना है ये अम्बेडकर नगर नहीं होनी चाहिए। सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना, रिहंद ताप विद्युत परियोजना, ओबरा है, ये सब सोनभद्र में है। ये सब कहाँ है? सोनभद्र में। ठीक है, बाकी ये सही है। रिहंद ठीक है, ऊंचाहार ठीक है, और परीक्षा थर्मल पावर प्लांट झांसी ठीक है, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका। चलो अगला देखते हैं। अब ये योजना पे बेस सवाल है उत्तर प्रदेश की, कि कृषक समृद्धि योजना 2017 में आई, मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2022-23, आम आदमी बीमा योजना 1 नवंबर 2008 और दुग्ध नीति 2018। तो यहाँ पे मत्स्य संपदा योजना जो है ये वाला थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि 22-23 नहीं, यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, 2020-21 में आई थी ये, 20-21 में। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं, एग्जाम में आ भी सकती हैं, तो याद रखना अदर 3। इसके बाद फिर से योजना पे बेस सवाल है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, किसान रथ स्कीम, किसान मित्र स्कीम और किसान बही स्कीम। ये एग्रीकल्चर से लिंक करके आपसे पूछा भी जा सकता है, और ये क्योंकि हॉट स्कीम्स रही हैं, हॉट मतलब उस टाइप का हॉट नहीं, मतलब इम्पॉर्टेंट स्कीम्स। ठीक है, तो लगाओ क्रोनोलॉजी भाई। तो किसान क्रेडिट कार्ड ये आया 1999 से 2000 के बीच में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात करें। किसान रथ योजना की बात करें, 2010-11 में ये आया था किसान रथ योजना। कब आया? 2010-11 में। वहीं कृषि मित्र योजना की बात करें तो 2001 में आया था। किसान बही स्कीम की बात कर दें अगर, तो ये 1992 में आ गया। ठीक है, तो मिला लो इसके हिसाब से भाई, ए सही हो जाएगा। चौथा है, इसमें से आपको सही बताना है कौन सा है भाई। उत्तर प्रदेश से संबंधित है कि राज्य सूचना आयोग का जो उत्तर प्रदेश में गठन है 2005 को हुआ था, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है। और यूपी का जो ह्यूमन राइट कमीशन यानी मानवाधिकार आयोग है, ये ह्यूमन राइट एक्ट जो है 1993 के थ्रू बना है। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो उत्तर प्रदेश में, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, 2013 में बना है। और वहीं उत्तर प्रदेश में जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, वन नीति है 2017 की, 1988 के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग बनी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी। तो ठीक है, यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले में भी आपको सही बताना होगा यहाँ पे कौन सा उत्तर सही होगा। तो जैसे उत्तर प्रदेश से संबंधित है कि सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम जो थी, सामाजिक वानिकी नीति, 1976 में शुरू हुई थी भाई। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की बात करें, ग्रीन योजना 2001 में। और वहीं उत्तर प्रदेश वानिकी नीति फॉरेस्ट्री जो स्कीम है 1999 को विश्व बैंक की सहायता से शुरू हुई। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी वन्य जीव परीक्षण संगठन है 1969 में बना। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर, तो सही कौन सा है, तो सिर्फ पहला सही होगा। तीसरा चौथा गलत है। कारण क्या है? वानिकी योजना जो है ये 1998 में वर्ल्ड बैंक के साथ, नहीं 1988 में शुरू हुई थी। एक सेकेंड, 1998 ही है सही। ठीक है, 1998 में, अभी ऊपर देखा है ना हमने इसको। और ये जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन 1956 में बना था, तो सिर्फ ए सही हो गया। अगला क्या कह रहा है भाई? अगले में भी आपको सही बताना होगा। ये डैम्स हैं, जैसे माता टीला डैम है, और अहरौरा डैम है, नरौरा बैराज है, और बनबासा बांध है। ठीक है, कौन सा किस नदी पे है और कौन से ज़िले में है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए जो चौथा है ना वो गलत दिख रहा है, क्योंकि बनबासा डैम प्रोजेक्ट ये आपका कहाँ पे पड़ेगा? ललितपुर में नहीं पड़ेगा, ये पीलीभीत में पड़ेगा आपका। जो पीलीभीत है वहाँ पे कौन सी नदी पे अगर पूछ ले तो शारदा नदी है ना, शारदा नदी पीलीभीत में पड़ेगा बनबासा बांध। बाकी ये सही है, नरौरा, गंगा नदी बुलंदशहर, अरौरा भी सही है, और माता टीला भी। 1 2 3
बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 7वें प्रश्न में सही बताना होगा यहाँ पे आपको कौन सा सही होगा उत्तर प्रदेश के संबंध में, कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो गोरखपुर में होती है, सबसे कम मथुरा में होती है, और अधिकतर वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, यानी जो रेनफॉल है मोस्टली वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आता है। और बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के समीप होने के कारण काफ़ी गर्मी रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए चारों ही सही हो जाएंगे बिल्कुल, है ना, चारों स्टेटमेंट ठीक है। मोस्टली चौथा वाला ज़रूर याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आपको गलत चुनना होगा, कौन सा गलत है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र बुंदेलखंड है, यानी ड्राई फार्मिंग बुंदेलखंड रीजन में है। सॉइल इरोजन उत्तर प्रदेश में जल से होता है, यानी मृदा अपर्दन जल से होता है। वायु अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला इटावा और आगरा है। और अलूवियल सॉइल जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मृदा समूह। तो यहाँ पे देखिए आप समझ गए होंगे इटावा और आगरा विंड इरोजन कैसे हो सकता है। यहाँ पे भाई यहाँ पे गली इरोजन होता है, चंबल वगैरह आपने सुना होगा ना, चंबल के डाकू से गली इरोजन यहाँ होता है ना, चंबल बनता है, ऐसे ऐसे काटती हैं रिवराइन मिट्टियों को, तो ऐसे चंबल एरिया टाइप बन जाता है वो। तो ये गलत हो जाएगा। 9वें में आपको सही का विकल्प चुनना है। ये सारी लेक्स हैं, ध्यान से देखिए, ये उत्तर प्रदेश की सारी लेक हैं, पार्वती, नूह, कीथम झील और औंधी ताल और लिलौर झील। तो ध्यान से इसको देख लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिलौर झील, औंधी ताल, ये थोड़ा गलत है। लिलौर झील की बात करें तो ये जो है आपकी लिलौर झील ये बरेली में पड़ेगी। कहाँ पे पड़ेगी लिलौर झील आपकी? बरेली में पड़ेगी। तो लिलौर झील है बरेली में, पहली बात। औंधी ताल कहाँ पे है? वाराणसी में। ये औंधी ताल कहाँ है? वाराणसी में। बाकी ये 3, 4, 5 बिल्कुल सही है। कीथम झील आगरा, नौ झील मथुरा, पार्वती आरगा ताल गोंडा। ठीक है, तो 3, 4, 5 पे फटे से टिक मार दो। 10वां देख लेते हैं, मिलान करना होगा। उत्तर प्रदेश के त्यौहार हैं ये, सुलहकुल, आमिर खुसरो, कजरी और साधना। तो इसमें कुछ नहीं याद होगा, सुलहकुल वाला तो याद ही होगा आपको। सुलहकुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो सुलहकुल फेस्टिवल आगरा में मनाते हैं। वन कहाँ दिख रहा है? 2 जगह, ये 2 ऑप्शन हट गए। उसके बाद आमिर खुसरो, ये वाला कहाँ पे मनाया जाता है भाई? कासगंज में आमिर खुसरो का। और कजरा फेस्टिवल हो गई कजरी मिर्ज़ापुर, सारदना फेस्टिवल हो गया आपका मेरठ। ठीक है, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा यहाँ। इसके बाद 11वें में ये पंचायती राज की कमेटियाँ हैं जो आपको मिलान करनी है। अशोक मेहता, संतनाम, हनुमंतराव, जीवीके राव। इसमें और भी कमेटी आपने सुनी होगी, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी थी, है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी। अशोक मेहता कमेटी, संतनाम, हनुमंतराव है, जीवीके राव भी थी। एक और कमेटी बनी थी थंगन कमेटी। ये चारों ही आपको मैं बता ही देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। और कमेटियाँ भूल जाओ तो ऐसे BAGST करके याद रख लेना। BAGST क्या है? BAGST बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, संतनाम कमेटी, थंगन कमेटी। तो बलवंत राव मेहता सबसे पहले बनेगा, 357 में बनता है। उसके बाद आता है अशोक मेहता 1977 में। ठीक है, उससे बलवंत राव मेहता के बाद 1962 में संतनाम कमेटी आती, ये भी सही है। हनुमंत राव आती 1982 में, जीवीके राव आती 1985 में। फिर थंगन राव कमेटी बनती है आपकी 1988 में। तो रटो इसको 10-10 बार, बोलो, बैठो नहीं। तो कौन सुस्ती लेके बैठा है भैया? दीवार पे टेक लेके पैर पे पैर चढ़ा के माउथ से देख रहे हो? बोलो इसको 10 बार। लिखो लिखो, अभी वीडियो पॉज करो, लिखो अशोक मेहता कमेटी, उससे पहले लिखो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, उसके 20 साल के बाद अशोक मेहता कमेटी 1977, उसके पहले संतराम कमेटी 1962, हनुमंत राव कमेटी 1982, जीवीके राव कमेटी 1985। रटो भैया, तेज चिल्ला के, घर वाले समझेंगे पागल होगा वाला उंडा भैया। इसका ऊपर का माला ढीला हो गया है। चलो ऊपर, मतलब आगे देखते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न, इसमें आपको बताना होगा सही उत्तर कौन सा होगा। जो पंचायती राज है, रूरल लोकल गवर्नमेंट में, ये महात्मा गांधी ने सजेस्ट करा था पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक, कुछ याद भी आ रहा होगा, DPSP में इससे रिलेटेड आर्टिकल भी दिया है। चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा था, भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था, इंडिया विलेज सिस्टम इज स्मॉल रिपब्लिक यूनिट। और यदि पंचायत भंग होती तो 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन यानी इलेक्शन कराना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों में से? तो आपको मिलते हैं 25 लाख, ऑप्शन ए सही होगा भाई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के लिए आर्टिकल 40 में गांधी जी ने चिल्ला चिल्ला के बोला भैया RDPSP में। क्वेश्चन 13 में आपको सही उत्तर बताना होगा, कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलो चुन लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। यानी कह रहा है गोलकनाथ और स्टेट ऑफ जो पंजाब केस है सुप्रीम कोर्ट का, इसने सबसे पहले मतलब सर्वोच्च न्यायालय पहली बार संसद की संवैधानिक संशोधन शक्ति को सीमित कर दिया था, लिमिटेड कर दिया था अमेंडिंग पावर को। दूसरा, भारत के जो निर्वाचन आयोग है, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका जो टेन्योर है 5 साल या 65 साल जो भी पहले होते।
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है दोनों सदनों के सदस्यों के 1/3 बहुमत द्वारा, वो भी प्रमाणित कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर इसके आधार पे। बेहद शानदार सवाल है ये पॉलिटी का। तो देखिए यहाँ पे पहला बिल्कुल सही है कि भाई जब गोलकनाथ मामला आया था ना 1967 में, तो पार्लियामेंट ने बोल दिया था हाँ लिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, ठीक है, 1967 में ही आया था शंकरी प्रसाद के बाद जो था, ठीक है, तो ये ठीक है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसका टेन्योर 5 साल नहीं 6 साल होता है या 65 साल जो भी पहले हो जाए, और इसको हटाया जाता है 2/3 मेजोरिटी से, तो यानी सिर्फ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। फिर से शानदार पॉलिटी का सवाल, 1 नंबर का सवाल है। आर्टिकल 280 कह रहा है ये फाइनेंस कमीशन से संबंधित है जो हर 5 साल में गठित होता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक है और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर है मुकुट विहारी माथुर ने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था कि फाइनेंस कमीशन प्लानिंग कमीशन को मिला दो, ये मुकुट विहारी माथुर जी का कहना था। तो तीनों स्टेटमेंट बेहद शानदार और गजब के सही सवाल। चलो अगले पे आ जाते हैं 15 नंबर पे। अभी तक कितने सही हो रहे हैं देख लो, अगर 15 में 15 सही हो गए, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया हो रहा है मतलब फिर तो आपका। चलिए अगला देखते हैं। 41वां संशोधन अधिनियम से संबंधित सवाल है, 41st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसने कह रहा है इंक्रीज कर दी थी रिटायरमेंट एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर थे और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर थे 60 से 62 कर दी थी। कौन से अमेंडमेंट से? 41 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, पहला बात। दूसरा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने वनों को राज्य सूची से संवर्ती में यानी स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था फॉरेस्ट को। और 5 जनवरी 1966 को हनुमंतैया की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी का गठन किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? सी वाला जो है गलत हो जाएगा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि 1966 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है इसकी अध्यक्षता सबसे पहले मोरारजी देसाई ने की थी, मोरारजी देसाई जी ने करी थी, मोरारजी देसाई जी। उसके बाद आए थे ये हनुमंथन। तो यानी ये गलत है भाई, सी वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें भी आपको सही विकल्प का चयन करना होगा कि एजुकेशन जो है यानी शिक्षा पहले स्टेट लिस्ट में थी, राज्य सूची में थी, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करके कंकरेंट लिस्ट में डाला है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 से, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट को डाल दिया था। उसके बाद कह रहा है कोरम क्या होता है भाई, मतलब गणपूर्ति किसी भी सदन की बैठक गठित करने के लिए 15 सदस्यों या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। और संचित निधि का संचालन उस राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है, राज्य की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट ऑपरेटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? सिर्फ पहला सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया ना, फॉरेस्ट को भी डाला था स्टेट से कंकरेंट में, एजुकेशन को भी डाला है स्टेट से कंकरेंट। कोरम तो होता है या तो 1/10 सदस्य मौजूद हो सदन के, भाई जैसे लोकसभा में 550 है उसका 1/10 55, या मिनिमम 10, 15 नहीं है ना, मिनिमम 10। और ऐसे कंसोलिडेटेड फंड का जो ऑपरेशन है मतलब ऑपरेट करता है वो गवर्नर ना करके वहाँ की विधानसभा करेगी, ठीक है, विधानसभा जो होगी वो करेगी राज्य की, और केंद्र की है तो वो तो पार्लियामेंट कर लेगी। तो यानी सिर्फ पहला सही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सही विकल्प यहाँ पे बनाना है। राष्ट्रपति के चुनाव इलेक्शन से संबंधित संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं दोनों सदन के पार्लियामेंट के, वो वोट देते हैं। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, लद्दाख, पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए सब तो सही है, बट यहाँ पे ये लद्दाख नहीं डालना चाहिए था इनको, नहीं तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती, पहली दूसरी सही हो जाएगी। भाई राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देता है आपको पता होगा। जैसे मैं ये बोल दूँ प्रेसिडेंट है तो दोनों सदन लोकसभा और ये राज्यसभा, इसके सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड यानी चुने हुए मेंबर, क्योंकि राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड है ना वो इसमें भाग नहीं लेंगे भाई, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट में लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, है ना। और फिर इसके अलावा जो राज्यों में विधानसभाएं हैं वो भी इसमें भाग लेंगी, राज्यों की विधानसभाएं भी भाग लेंगी इसमें। और दिल्ली और पुडुचेरी इसकी जो मतलब विधानसभा के मेंबर है वो, ठीक है। चलो 18 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। आर्टिकल से संबंधित है, आपको बताना होगा यहाँ पे कौन सा सही है। आर्टिकल 17 उपाधियों का उन्मूलन यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल, राइट टू एजुकेशन 21, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़। तो बहुत ही आसान है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है, यानी 26-29 सही है। 17 में अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के बारे में दिया हुआ है। एबोलिशन ऑफ टाइटल 18 में है। राइट टू एजुकेशन 21A में है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 से इसको ऐड किया गया था। 21 में फंडामेंटल
वो राइट वो दिया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी जीने का अधिकार। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, राइट टू लाइफ, इसके अंतर्गत क्या राइट टू वर्क आएगा? राइट टू वर्क इसके अंतर्गत आएगा, राइट टू स्लीप इसके अंतर्गत आएगा, राइट टू प्राइवेसी इसके अंतर्गत आएगा, और बस यही बता दो। चलो, तो इसमें आप समझ गए ना, 3 और 4 सही हो जाएंगे। इसके बाद आता है पॉलिटी का सवाल कि कौन से देश से क्या लिया है। जैसे रशिया से कह रहा है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से मौलिक कर्तव्य, आयरलैंड से डीपीएसपी, जर्मनी के वेमार संविधान है वहाँ से मौलिक अधिकार कौन से हटेंगे इमरजेंसी के दौरान। तो देखिए बहुत आसान है। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, अंडर आर्टिकल जो 368 होता है ये लिया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटी को हमने रशिया से लिया है, पहले संविधान में नहीं थी, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुई है पहली चीज़, और पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, फिर 11वीं जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2002, उससे ऐड करी गई है। ये दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो 3 और 4 सही हो जाएंगे सिर्फ। अगले में 20, यहाँ पे भी आपको सही बताना होगा कौन सा सही होगा। बलवंत राय मेहता जो है इज कॉल्ड दी आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, अभी बताया बलवंत राय मेहता कमेटी। अब ये आपके ऊपर है, तुरंत रिकॉल करो कब बनी थी ये। 74 संविधान संशोधन 1992 ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण जो है वो 332 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? पहला दूसरा सही है, ठीक है, ये दोनों। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजातियों को रिजर्वेशन मिला है वो अनुच्छेद 330 से मिला है, 332 से विधानसभा में मिला है, ये राज्यों की विधानसभा में, ठीक है, 330 से लोकसभा में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जा सकता है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय में संशोधन किया जा सकता है? स्पेशल मेजॉरिटी से कौन सी चीज़ों में परिवर्तन किया जा सकता है, बताइए। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, डीपीएसपी, एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, कोरम इन पार्लियामेंट। तो बहुत ही आसान है, डीपीएसपी को बदलना अगर तो इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, ये सब सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगे। इसका आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 169 आर्टिकल है, इसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया जा सकता है, राज्यसभा ही स्पेशली इस को ला सकती है। मेनली देखो 6 ही जगह हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, एक तो यूपी बिहार है, महाराष्ट्र कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना है ना, 6 ही जगह है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें से आपको गलत बताना है कौन सा होगा। सबसे पहले कह रहा है मूल संविधान का जो हिंदी संस्करण है उसका सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया है और नंदलाल बोस द्वारा उसका सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। इन शॉर्ट कहें तो कैलीग्राफर रहे हैं हिंदी वर्जन के वसंत कृष्ण वैद्य, और डेकोरेट करा उसको नंदलाल बोस ने। फर्स्ट एस्टीमेट कमेटी बनी थी 1950 में, रिकमेंड करा था जॉन मथाई ने। गवर्नर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट के लिए। 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पंचायती राज दिवस, तो कोई दिक्कत नहीं है तीनों ऑप्शन में, ये तो तुरंत देखते ही समझ गए होगे। अभी ऊपर बताया था कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट का जो ऑपरेटेड है, मतलब वो ऑपरेशन है कौन करता है, किसके अंडर में रहता है, वहाँ की विधानसभा के अंतर्गत। अब 23 वाले में आपको बताना है सही कौन सा होगा, ठीक है। डॉप्सन कह रहा है ओजोन लेयर की थिकनेस नापता है। पिकोग्राम जो है 10⁻12 ग्राम होता है, 10⁻12। एक माइक्रोन जो होता है 10⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई को बताता है। बल की यूनिट न्यूटन है और एक न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के बराबर होता है। तो कौन सा सही है यहाँ पे? चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है यहाँ पे, कौन सा विकल्प गलत होगा। सबसे पहले कह रहा पॉलीग्राफ जो है, इससे झूठ पता लगाते हैं हम लोग। प्रकाश की तीव्रता जो है यानी इंटेंसिटी जो है लाइट की वो लक्स मीटर नापता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो एक्यूरेटली ट्रैक करी जाती है धरती से वो रमन इफेक्ट के द्वारा करी जाती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, सरफेस टेंशन के कारण। तो यहाँ पे देखिए सी वाला गलत है। जो आप कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं वो डॉपलर इफेक्ट के कारण। किसकी वजह से? डॉपलर इफेक्ट के कारण, ठीक है। चलो इसके बाद आता है असर्शन रीजन का सवाल, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे एक कोशिका नली में एक तरल पानी की तुलना में अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, यानी लिक्विड जो है वो राइजेस टू ग्रेटर हाइट देन अ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। कारण सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड। यानी कह रहा है कोशिका नली में जो पानी का पृष्ठ तनाव है वो तरल की तुलना में अधिक होता है पानी का। तो यहाँ पे ए सही है, ये गलत हो जाएगा, उल्टा है, क्योंकि तरल का यानी लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा होगा, है ना कि वाटर का, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आप कर सकते थे इसको। चलें आगे बढ़ते हैं।
नीचे फिर असर्शन रीजन का सवाल आपको दिया गया है, कौन सा सही है। लाल रंग का उपयोग हमेशा खतरों के संकेत के लिए करते हैं, ठीक है, ये सबको पता है भाई। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ जो है रेड कलर की वो लार्जेस्ट होती है अमंग ऑल दी वेवलेंथ ऑफ कलर, यानी लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ी होती है। तो सही है ये उसका, और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न कह रहे हैं होलोग्राफी जो है ये 4 डायमेंशनल इमेज लेती है, 4 आयामी चित्र लेने के लिए काम आती है। कम आर्द्रता और उच्च तापमान की स्थिति में गीले कपड़े सबसे तेज़ी से सूखते हैं, यानी वेट क्लॉथ जो होते हैं ड्राई द फास्टेस्ट इन कंडीशन ऑफ लो ह्यूमिडिटी। मनुष्य की आँख पीले हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। ह्यूमन आइज कंसीडर मोस्ट सेंसिटिव टू येलो ग्रीन कलर। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाएंगे। कौन सा 2 और 3? होलोग्राफी का प्रयोग जो है ये 4 आयामी नहीं त्रिविमी चित्र के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? त्रिविमी, 3 डायमेंशन। इसके बाद 28 की बात करते हैं। 28 का कह रहे हैं टेक्नीशियम पहला मानव निर्मित से निर्मित तत्व है। टेक्नीशियम वॉज द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। नाइट्रोजन पौधों को नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध होती है। नाइट्रोजन इज अवेलेबल टू प्लांट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। तरल अमोनिया और तरल कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से बड़े पैमाने पर यूरिया बनती है, यानी यूरिया जो प्रोड्यूस होती है लार्ज स्केल में, रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा सही होगा? यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 29, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा गलत है? पोटैटो चिप्स जिस प्लास्टिक बैग में होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। केमिकल नेम सोडियम बेंजोएट इज यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम इन कीपिंग फ्रूट जूस सेफ। मतलब सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं फ्रूट जूस वगैरह को, फलों को सुरक्षित करने के लिए। मिर्गी के इलाज में पोटेशियम ब्रोमाइड का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है एपिलेप्सी में। कौन सा गलत होगा इसमें से? कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, टाइगर सेंसस पे बेस्ड सवाल हो जाएगा। यहाँ पे गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। भारत में 18 राज्यों में 75,796.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 54 टाइगर रिजर्व का नेटवर्क है। पहली चीज़ 18 राज्यों में। भारत में वर्तमान में विश्व की लगभग 78% जंगली आबादी रहती है। मध्य प्रदेश में मौजूद 6 बाघ अभ्यारण्यों में से बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्यों में बाघ की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखिए ये गलत हो जाएगा। करंटली 75% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का टाइगर का, ठीक है, भारत में कितना? 75%, बाकी ये सही है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट कर दूँ आपको, बड़े बड़े शब्दों में दिखाते हैं ना, चेतावनी नोट करके। यहाँ पे टाइगर सेंसस 2022 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो ज़्यादा ज्ञानी बन के अभी कमेंट ना पेलने लगना कि सर प्रेजेंट में टाइगर रिजर्व तो 58 है, आप 54 बता रहे हो। तो ये सब ज्ञानी ना बनो। जो पूछा गया इसलिए बोला जाता है, जो टेस्ट इसलिए कहते हैं करो, है ना, टेस्ट लगाना इसीलिए ज़रूरी है कि टाइगर सेंसस जिस पे सवाल पूछ रहा उसी के आधार पे आप उसको बताइए। समझे मेरी बात? तो इसीलिए ऐप में जाइए, टेस्ट लगाइए या इन नंबरों पे कांटेक्ट करिए। आर के 30 फुल एंड टेस्ट ले लीजिए, डिस्काउंट भी चल रहा है। जो समय बचा है पूरा टेस्ट लगा के हर क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिए। समझे मेरी बात? चलो अगला देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें भी देखिए आपको इनकरेक्ट बताना है। ये राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कृषि विपणन संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी यानी फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती ड्राईलैंड फार्मिंग, किसका हेडक्वार्टर इसमें सही मैच नहीं कर रहा है। तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कोची केरल, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रीय की बात करें अगर तो ये मैसूर में है, कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूर में, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। फिर से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उनका स्थापना वर्ष और मुख्यालय है। गलत बताना है इसमें से कौन सा है, ये चुनो। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC 1909 में दुबई में बना था। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष 1977 स्विट्जरलैंड। स्मारक और स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद 1965 पेरिस फ्रांस। विश्व खाद्य कार्यक्रम 1961 रोम इटली। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? देखिए ध्यान से पहचानिए। तो ये गलत हो जाएगा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना जो है 1977 में हुई है, ये ठीक है, रोम में हुई है। रोम भाइयों वही वाला है ना, रोम इटली। चलो अगला देख लेते हैं। इसमें भी गलती का पहचान करना है। मैनग्रोव वनस्पति का विकास खारे पानी में ज़्यादा होता है और ये ताज़े पानी में भी उग सकती हैं, मैनग्रोव वेजिटेशन। और कोरल्स जो होते हैं आर सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म विथ लाइम कंटेंट विच लिव इन अ हार्ड शेल, यानी प्रवाल चूना जो है वो प्रधान मुलायम जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की
कठोर रचना वाले खोल में रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस और फोर्ब्स ने माइक्रोकॉस्म कहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही मतलब गलत है? कोई भी गलत नहीं हो जाएगा यहाँ, ठीक है, तीनों सही हैं। साइंस का सवाल है। 34 नंबर देखते हैं, इसमें भी आपको गलत पहचान करनी है, कौन सा है। भारत ने 2021 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगली संशोधन को अपनाया है और हेलोफाइट्स के विश्व के पहले जेनेटिक गार्डन का उद्घाटन 2016 में तमिलनाडु के तटीय शहर वेदरानियम में हुआ है। और यूनियन मिनिस्टर जो है एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज हर्षवर्धन जो है डॉक्टर, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया एक्शन कूलिंग प्लान 2019 में दिल्ली में। तो बताइए भैया कौन सा सही होना चाहिए, मतलब गलत होना चाहिए? तो कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ ठीक हो जाएंगी। 35 में आपको गलत की पहचान करनी है। क्लीन गंगा फंड यानी स्वच्छ गंगा कोष 2015 में भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत बनी। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, 2014 में बना। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया वृक्ष है, टॉलेस्ट लिविंग ट्री सिकोया ट्री। मनुष्य में होने वाला ब्लैक फुट रोग जो है कैडमियम के कारण होता है, ब्लैक फुट डिसीज। किसके कारण? कैडमियम के कारण। तो ये गलत है, कैडमियम नहीं, या आर्सेनिक होना चाहिए, आर्सेनिक के कारण होता है ये, है ना। किसके कारण होता है? आर्सेनिक के कारण। 36 देख लेते हैं, 36 नंबर, इसमें से भी गलत की पहचान करनी है, ध्यान से पढ़िए। पायरियोलॉसिस के बारे में सवाल है कि ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में, अब्सेंस में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थ के ताप रासायनिक अपघटन को कहते हैं, यानी पायरियोलॉसिस की डेफिनेशन है ये। फिर दूसरा कार्बोफ्यूरन जो केमिकल होता है वो मेथिल पैराथाइन फोरेट ट्राइजोफोस ये यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक के तौर पे। कोयले की खान में मेथेन और वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है और मेथेन को फायर डैम भी कहते हैं, कह रहा फायर डैम कहा जाता है मेथेन को। तो साइंस का सवाल है ये, कोई गलत नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 37 में इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2023 की, उस पर बेस्ड सवाल है, कौन सा गलत है बताना है आपको। एमपी में वन और वृक्षावरण कह रहा है 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। कर्नाटक में इतने वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, लद्दाख में इतनी कमी आई है, नागालैंड में इतनी कमी आई है। तो ये आपको बताना है फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पे। तो नागालैंड में आप देखेंगे वृक्षारोपण में 225 नहीं 125.22 स्क्वायर किलोमीटर जो है इतनी कमी आई है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 38 देख लेते हैं, फिर से फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार सवाल है, वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य का अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है जहाँ मैक्सिमम इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर में। डिसेंडिंग मतलब सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है? तो एक तो छत्तीसगढ़ है, ये बात ठीक है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ है सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे राजस्थान आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ। फिर जनगणना 2011 के संदर्भ में गलत बताना है, कौन सा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें एरिया वाइज, तेलंगाना के बनने के बाद उत्तर प्रदेश चौथा स्थान पे आता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है पॉपुलेशन के टर्म में अगर देखें। उत्तर प्रदेश में सबसे कम 0 से 6 वर्ष की आयु के शिशुओं की जनसंख्या अगर देखें ये सबसे कम कानपुर में है कह रहे हैं। तो कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं है भैया, है ना, यूपी के सेंसस के अकॉर्डिंग कोई गलत नहीं होगा, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। चलो 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 40 नंबर 2011 के संबंध में जनगणना का है सवाल। कह रहा है अरुणाचल, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में कोई अनुसूचित जाति नहीं है। गोवा भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है। लक्षद्वीप स्त्री साक्षरता यानी जो फीमेल लिटरेसी है उसमें लक्षद्वीप जो है हाईएस्ट है। तो गलत पहचानना है, गलत 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 गलत, कौन सा गलत? तो गलत है आपका होगा सर दूसरा, क्योंकि सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ना कि गोवा। यहाँ सिक्किम होना चाहिए था, ठीक है। अब 41 इकोनॉमिक सर्वे के बेस सवाल है, कौन सा गलत है? इसको ध्यान से आपको ये स्टेटमेंट खुद पढ़नी होगी क्योंकि थोड़ा सा आप लिंक कर पाएंगे चीज़ों को। तो ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़िए सबसे पहले। तो कह रहा है जीडीपी और बीएसई बाजार पूंजी संग्रह का अनुपात दिसंबर 2024 के अंत में 236% रहा है। ये यहाँ पे गलत है, 136% रहा है। कितना रहा है? 136%। बाकी ये चारों स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेंगी कि इंश्योरेंस मार्केट कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेक्ट करा जा रहा है 7.7% से बढ़ेगा, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, इनको आपको देख लेना है इकोनॉमिक सर्वे में। फिर बजट का सवाल है 2025-26 का, इसमें से गलत बताना है। ध्यान से वीडियो पॉज करके एक बार प्रश्नों को थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि बजट आपने पढ़ा है
थोड़ा लिंक कर पाएंगे जल्दी आसानी से। तो पढ़ दिया होगा, इस बजट में 4 शक्तिशाली इंजन की बात की गई है, जिसमें कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात हैं। और कपास की खेती की जो उत्पादकता है यानी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए 10 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है, 10 साल के मिशन की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, 10 साल नहीं 5 साल के मिशन की घोषणा करी गई है। बाकी ये सही है, 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को सीमा शुल्क से हटा दिया गया है और 6 जीवन रक्षक दवाएँ 5% की रियायती शुल्क से फ्री में हो गई हैं। ठीक है। ये फिर इकोनॉमिक सर्वे के संबंध में सवाल है, गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है, कौन सा आपका इनकरेक्ट है। डोमेस्टिक सेल यानी जो घरेलू बिक्री है उसमें इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ा है 12.5% के हिसाब से। 3.5% ग्रोथ रेट रिकॉर्ड हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में दूसरे क्वार्टर में। इंडियन लेबर मार्केट की बात करें उसमें बेरोजगारी दर की जो है 6% की तुलना में 3.2% रह जाने के कारण संकेतकों में सुधार भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। तो बजट इकोनॉमिक सर्वे एक बार जरूर प्लीज़ देख लेना आप, कौन कौन से बजट, एक बार पूरी समरी पढ़िए। बजट चाहे सेंट्रल का हो चाहे यूपी का हो, और एक बार इकोनॉमिक सर्वे की आप जो समरी है उसको देख लें। तो कम से कम एक्सपेक्टेड है 6 से 8 सवाल इससे आ सकते हैं, चांसेस हैं। चलिए अगला देखते हैं, केंद्रीय बजट पे बेस्ड सवाल है। नहीं कुछ तो ये जो 30 टेस्ट है ना, इन्हीं को अगर लगा लोगे उन्हीं में से आपके कवर हो जाएंगे कई सारे। और इसका पूरा पापा वीडियो आ चुका है ना, उसको देख डालो पापा वीडियो को बढ़िया से। पापा वीडियो से आपकी चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी। समरी में फॉर्म में दिया, मिसलेनियस का पापा वीडियो आने वाला, उसको देख डालो। करंट अफेयर्स का देखो पूरा पापा वीडियो 17 घंटे का आ ही चुका है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 17 घंटे का जो पापा वीडियो है उसको कम से कम 2 से 3 बार सुन डालो, है ना। पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स उसमें जुलाई से जुलाई तक का बताया गया है, अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। इसलिए आप अगर SCS को रिलीजियसली पेड ग्रुप में हमारे फॉलो करते हैं और सब कुछ आपको ऑलरेडी दे दिया जाता है कैसे ऑर्गेनाइज करके। तो UPB से 2025 है ना उसकी तैयारी, RO के मेंस की तैयारी, 2026 के लिए RO की तैयारी, BPSC की हर एक एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। पूरा सपोर्ट आपको दिया जाता है, एकदम सिलेक्शन आप घर बैठे ले सकते हैं। बस जितना हम बताएंगे उतना आपको पढ़ना है। इन नंबरों पे कांटेक्ट करना होगा आपको। चलो अगला देखते हैं, 44 नंबर ना। तो यहाँ पे ध्यान से स्टेटमेंट को, तरीका ये वीडियो को पॉज करके एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए ध्यान से, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए जो फिजिकल डेफिसिट है राजकोषीय घाटा वो 6.4% कह रहे रहेगा, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। 6.4% नहीं 4.4%, कितना 4.4। बाकी जो निवल कर प्राप्तियाँ यानी नेट टैक्स रिसीट है ये 28.37 लाख करोड़ है, ठीक है। और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। तो थोड़ा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपको क्योंकि याद है, बजट पढ़ा हुआ है तो रिकॉल कर सकते हैं। अब ये यूनियन बजट पे भी सवाल है, कौन सा गलत है ये आपको पहचानना होगा यहाँ पे यूनियन बजट में कि 2025-26 में सबसे अधिक बढ़ोतरी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में हुई है और 1,28,650 करोड़ रुपए लोकेट हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। फिर भी बताइए स्कूलों का मर्जर करना पड़ रहा है, कितनी शर्म की बात है कि गरीबों से उनका हक छीना जा रहा है। गरीब बच्चों का मर्जर कर रहे हैं। पहले देखो, मतलब इनकी स्ट्रैटेजी समझो, पहले देखो स्कूलों में कोई सुविधा नहीं देंगे। भाई स्कूल आप जाके देखो ना, सरकारी स्कूल में ऐसी बुरी हालत रहती है, कौन वहाँ पढ़ने भेजेगा? कोई भेजेगा? नहीं भेजेगा। तो वहाँ से बच्चे को फिर क्या करेंगे? प्राइवेट में जाएगा। प्राइवेट के सारे स्कूल बड़े बड़े मिनिस्टर हो ही गए, समझ रहे हो। अब मर्ज कर देंगे प्राइवेट में, खुली डकैती है कॉपी किताबों ड्रेस के नाम पे, पर कभी इस पर कोई भी बात नहीं करता क्योंकि भारत के जो हिंदू रक्षक है ना वो भी अलग ही हैं। वो बस हिंदू राष्ट्र हमें ये चाहिए, बस यही मूलभूत चीज़ों पे कभी डिमांड नहीं करते। भारत ही एक ऐसा देश जिसमें आज भी अपने अधिकारों को कोई जानता ही नहीं है ना, ना उसकी डिमांड करे। आज भी चुनाव रोड पे करे जाते हैं, हमने सड़कें बनाई, तो बड़े गर्व की बात है कि सड़कें बने। आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, आज भी आपको सड़क बनानी पड़ रही है, तो थू है आपके ऊपर, है ना। तो ये सारी चीज़ें सारे के सारे नेता मिलके, वो पाकिस्तानी वाली आंटी ने कहा है ना, वही सही बोला है, ये सारे मिलके वही बात है। चलिए खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी होना चाहिए, कोई गलत नहीं है, देश ऐसे ही चलेगा भैया। चलो गलत बताना है 46 नंबर में भी, कौन सा गलत होगा। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित कई पहाड़ियों के समूह को मिकिर पहाड़ियाँ कहते हैं, मिकिर हिल से कहते हैं। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द ओनली सच डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री विच टच द बॉर्डर ऑफ 4 स्टेट। आसान शब्दों में कहें तो सोनभद्र छत्तीसगढ़, MP, बिहार, झारखंड से सीमा साझा करता है। केप कॉमरिन जो है कह रहा है, ये सबसे दक्षिण बिंदु केप कॉमरिन जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में अवस्थित है। तो कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, बेहद सही सवाल, आसान सवाल। 47 में भी आपको सही चुनना है, कौन सा सही है। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट इंटरसेक्ट करते हैं नीलगिरी हिल्स में। भारतीय मानक मध्यमा 5 राज्यों से जाती है, UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भारत आते हैं।
तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 48 नंबर सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही होगा। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक जो समय रेखा है, टाइमलाइन, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में है। किन्हीं दो समानांतर अक्षांशों जो है उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, दो पैरेलल लैटिट्यूड के बीच की दूरी। तो कौन सा सही होगा यहाँ 48 में? पी सही हो जाएगा, 1 और 3। 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा और मानक समय रेखा, ये छत्तीसगढ़ राज्य है, एक सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ का सूरजपुर, याद रखना, यहाँ पे कट करती है दोनों साथ में एक जगह, ठीक है, सूरजपुर। इसके बाद 49 में भी सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। जो हरेला महोत्सव है, यह हिंदू महीने सावन के पहले दिन मनाया जाता है। 10 डिग्री चैनल उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार, यानी नॉर्थ अंडमान साउथ निकोबार को अलग करती है। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ तृतीय क्रम के अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेडिमेंट्री रॉकेट टर्शरी ऑर्डर में। तीनों सही है, यहाँ पे भी कोई गलत नहीं होगा। 50 नंबर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कौन सा सही है। गोंडवाना रॉक सिस्टम फेमस है कोल फॉर्मेशन के लिए। नंद प्रयाग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा रिवर एंड मंदाकिनी, है ना। नंद प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, कह रहे हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्मन या शेरमुख कहा जाता है। तो बेहद आसान सवाल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप इसको कर पाएंगे। सी नंबर सही होना चाहिए, क्योंकि यार नंद प्रयाग आपको पता है अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं, है ना। अलकनंदा और नंदाकिनी, नॉट मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी तो केदारनाथ से निकलेंगी, ठीक है। चलो, पंचप्रयाग आई होप आपको याद होगा। अगला 51, इसमें भी आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। पंजनाथ जो है नाम पंजाब की 5 जो नदी है ना उनसे पड़ा है। संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो यहाँ पे गलत सी वाला हो जाएगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ट्राइब, लार्जेस्ट ट्राइब जो है भील ट्राइब, इसको माना जाता है, भील ट्राइब को, ठीक है। कई जगह का आप गूगल करें आपको गोंड मिल जाए, पर ऑफिशियली यही माना जाएगा जो आंसर की में माना गया, गवर्नमेंट ने माना है, गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से, ठीक है। तो यही है। अगला है 52 जम्मू कश्मीर और इन सब के बारे में है। सही ऑप्शन बताना होगा कौन सा है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। एमपी में संजय सरोवर परियोजना वेनगंगा नदी पर है। सतलज नदी पर निर्मित है नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में। और बराकर नदी पर निर्मित है तिलैया बांध ओडिशा में, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, मतलब सही बताना है। तो पहली चीज़ ये तो गलत ही दिख रहा है, तिलैया बांध परियोजना ये झारखंड में है, उड़ीसा में नहीं है, पहली चीज़। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे, 1 2 3 सही है। 53 में फिर से आपको इनकरेक्ट की पहचान करनी है, कौन सा इनकरेक्ट है। पासेस से रिलेटेड सवाल है आपका। कह रहे हैं जो 12 लचला दर्रा हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। उत्तराखंड में मुलिंगला पास उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम में नाथुला दर्रा सिक्किम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल को भूटान से जोड़ता है। तो बताइए कौन सा इसमें से गलत होगा। आसान है, देखिए सिक्किम में नाथुला दर्रा सिक्किम और अरुणाचल को नहीं, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है, या तिब्बत होना चाहिए था। फिर उत्तर प्रदेश राज्य का सहारनपुर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सहारनपुर, हिमाचल, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा। तो मैप बेस्ड सवाल है, आसान सवाल है, हिमाचल प्रदेश से करेगा, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में इधर सबसे नदन में सहारनपुर, इधर ही हिमाचल प्रदेश। फिर 55 में आपको सही उत्तर बताना है, कौन सा उत्तर सही होगा इनमें से। तो सबसे पहले बुंदेलखंड के पठार में चंबल नदी द्वारा बने जो महाखंड है उनको उत्कात भूमि कहते हैं, यानी चंबल रिवर जो बनाती है वो बैडलैंड होती है। और अगर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है तो वो डेजर्ट हो जाता है। अन्नामलाई कह रहा है जो पहाड़ियाँ वो कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर हैं। गर्जत पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में हैं। तो सही उत्तर पहला और दूसरा है सिर्फ, तीसरा चौथा गलत किस लिए। अन्नामलाई जो है ये केरल और तमिलनाडु होना चाहिए, कर्नाटक और तमिलनाडु नहीं। गर्जट हिल्स गुजरात ना होके उड़ीसा होना चाहिए, उड़ीसा, ठीक है। अब इसमें आपको मिलान करना होगा वियंस, स्योधर, पीरम, दीव और अड्डू एटॉल। लोकेशंस के बारे में सवाल है ये, तो आसान सवाल है। अड्डू एटॉल सभी को पता होगा भाई, ये मालदीव में होता है, यानी डी का 4 होगा। तो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। दीव कहाँ है ये भी आपको पता होगा, दमन दीव वगैरह, काठियावाड़ तट पे पड़ता है। गल्फ ऑफ कहाँ है, काठियावाड़ कोस्ट। ये हो गया, सी का 3 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पीरम खम्बत की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ कम्बत हो जाएगा। वियंत सरोवर स्योधर जो द्वीप है ये कच्छ की खाड़ी में है, गल्फ ऑफ कच्छ में हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। 57 में
शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहाँ पे क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड सवाल मिलान करना है आपको। दीपा, खील, पोडू, कुरुआ। दीपा बोलते हैं देखो बस्तर ज़िले में, छत्तीसगढ़ में। खील बोला जाता है हिमालय बेल्ट में, ठीक है। और पोडू आंध्र प्रदेश में, कुरुआ झारखंड में। 1 2 3 4 ठीक हो जाएगा इसको उत्तर। 58 देख लो आपके कितने सही हो रहे हैं, इस पर भी नज़र मारते रहो आप साथी में। 58 में भी सही बताना है आपको। खैरा रोग किस लिए होता है? धान में जिंक की कमी से। धान की किस्म है गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है। और ट्रिटिकल गेहूँ की किस्म है, जिसे गेहूँ और राई के बीच संक्रमण से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों उत्तर सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब 59 में भी गलत उत्तर का चयन करना है, चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। कावेरी नदी कर्नाटक के वायनाड जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी एमपी के अमरकंटक पठार से। ताप्ती नदी बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई रेंज से। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र के नासिक से। तो कौन सा गलत है भाई? देखो कावेरी नदी जो है कर्नाटक से निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, है ना। कर्नाटक के वायनाड जिला ये गलत है, कोडागू जिला है, कोडागू, कर्नाटक के कोडागू जिले से निकलती है ब्रह्मगिरी रेंज से। तो ये गलत था, बाकी ये तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, कंट्री और कैपिटल। इससे सवाल तो आपको पता ही है, पूछा ही पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे तुर्कमेनिस्तान, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। तजिकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी दोशनबे है। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, कई जगह आपको पहले अस्ताना देखने को मिलता था, नाम बदल गया अब इसका। उज्बेकिस्तान ताशकंद। यानी ठीक है 1 2 3 4। और देखिए जो मैं आपको ज्योग्राफी सीरीज़ करा रहा हूँ उसमें इसीलिए मैं मैप के थ्रू आपको कंट्री कैपिटल आराम से पूरा लर्न नहीं करा देता हूँ, इसलिए अभी मैंने पूरा साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट कराया है, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, है ना, और आपका इधर पैराग्वे, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम गुयाना, इन सब की राजधानी बताई मैंने आपको, है ना। जैसे अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स बताया था, चिली का सैंटियागो बताया था, उरुग्वे का मोंटेविडियो बताया था, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया बताया था, वेनेजुएला का काराकास बताया था, है ना, और इक्वेडोर का क्यूटो बताया था, और कोलंबिया का बोगोटा बताया था। तो याद कर लो, महत्वपूर्ण है, राजधानी से एक सवाल आता है। 61 नंबर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, इसमें से गलत का चयन करना है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, उसने 23 वर्षों तक शासन किया। और 427 में नालंदा को विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। और इसकी जानकारी हमें फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने दी थी 1812 में। प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखने का श्रेय यूनानी इतिहासकार को जाता है। कौन है यूनानी इतिहासकार? थ्यूसिडाइड्स। तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे हिस्ट्री का सवाल है। फिर से हिस्ट्री का सवाल है 62 नंबर, इसमें से आपको सही बताना होगा। जो ममलापुरम शहर है, कह रहा है महामल्ल जो थे, इसकी उपाधि धारण करने वाले नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा जो ममलापुर है उसकी स्थापना की गई थी। यानी ममलापुरम की स्थापना नरसिंह वर्मन वन ने की थी। दूसरा, पाल, राजपूत और सातवाहनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष 2 शताब्दियों तक रहा है, और बिहार, आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र उनके बीच विवाद का कारण थे। पालों के राज्यकाल को कैवर्त विद्रोह कहते हैं, यानी जो राइन ऑफ पालाज है इज नोन फॉर दी कैवर्त रेबेलियन। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा? पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ना, ये पाल, राजपूत और सातवाहना नहीं, प्रतिहारास के बीच में था, है ना। प्रतिहारास जो वंश था उसके बीच में चल रहा था। फिर दंती दुर्ग ने महाराजा धीराज और परमेश्वर तथा परम भट्टरक की उपाधियाँ ली हैं। 8वीं शताब्दी के आसपास गोपाल ने पाल वंश जो था, पाल राजवंश, उसकी स्थापना करी। और पारंतक प्रथम ने राजपूत पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में वीर चोल की उपाधि ली। किसने? पारंतक प्रथम ने। तो ध्यान से देखिए तीनों स्टेटमेंट को, बहुत बेहद महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और सही स्टेटमेंट। 64 नंबर देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे। कह रहा है चालुक्य वंश के अंतिम शासक जो है कीर्तिवर्मन द्वितीय को राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने हराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम राजपूत वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हर्षचरित के अनुसार कालाशोक का जो वध है वो महापद्मानंद ने किया था, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष हुआ था। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 3 4 सही हो जाएगा। दूसरा गलत है। क्यों गलत है भाई दूसरा? क्योंकि जो नरसिंह वर्मन प्रथम था वो पल्लव वंश का था, ना कि राष्ट्रकूट का। किसका था? पल्लवास का। पल्लव वंश का शक्तिशाली राजा था, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, फिर से इसमें सही बताना है कौन सा है। कह रहा है जो इंस्क्रिप्शन है चमार धारिणी लेख, यानी गुप्त शासकों के सिक्कों पर मिलता है चमार धारिणी लेख।
ताम्रपाषाण काल यानी चैल्कोलिथिक पीरियड में महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो डेड बॉडीज़ को यानी मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। और संस्कृत जो कवि है और नाटककार कालिदास है, इनका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में मिलता है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन में मिलता है। तो ठीक है, यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको सही का चुनाव करना होगा। यहाँ पे कौन सा सही होगा? विक्रम संवत की शुरुआत कह रहा 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य के नाम पे हुई थी। सुदर्शन झील को वापस से रेनोवेट कराया था रुद्रदमन प्रथम ने, और इस झील का जो निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। प्रबोध चंद्रोदय कदम शासकों के शासनकाल के दौरान लेखक जो था कृष्ण मिश्र द्वारा लिखी गई है। कौन सी? प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय लिखी है कृष्ण मिश्र द्वारा, ठीक है, पर ये कदम शासक के शासनकाल के दौरान नहीं, चंदेल शासक के शासनकाल के दौरान लिखी गई है प्रबोध चंद्रोदय, है ना। तो ये डीप के क्वेश्चंस इस टाइप के यारों में पूछे जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही हो जाएगा। 67 में फिर से आपको सही का चुनाव करना होगा। कौन सा सही है? गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी जोड़ा। और उमैयद जनरल मोहम्मद बिन कासिम 1712 में सिंध पर विजय प्राप्त करने के समय जजिया कर लागू किया। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने करा है, यानी जो अरब वर द फर्स्ट यूज द वर्ड हिंदू विथ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। अब 68 में गलत का चुनाव करना है। गलत कौन सा होगा भैया 68 में? जो महमूद गजनवी है वो प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं शताब्दी में आया भारत में निफ्ता और मैग्नोलस का जो उपयोग है पहली बार 712 में हुआ सिंध में। औरंगजेब ने हिंदू देवी जो है लक्ष्मी और नंदी की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे जिन पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन कासिम अंकित कराया था। तो ये थोड़ा आपको बात नहीं हजम हो रही होगी कि ठीक है, लक्ष्मी और नंदी की आकृति वाले सिक्के चलवाए होंगे, क्या चलवाए थे? देवनागरी लिपि में जो है इसने मोहम्मद बिन कासिम अंकित कराया था क्या? तो आप कहोगे ये कैसे होगा? तो भाई ये भी सही होना चाहिए, पर ये औरंगजेब ने नहीं कराया था। ये किसने कराया था? मोहम्मद गौरी ने कराया था। मोहम्मद गौरी ने कराया था ये चीज़। अब देखो, इसके पीछे भी उसकी बहुत बड़ी साजिश थी। वो चलवाया इसलिए उसने कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, लोकल्स लोग थे, उनका विश्वास जीतना चाहता था कि मैं भाई इस्लाम का ही यहाँ पे इस्लामीकरण नहीं करूँगा, धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा, मैं शासन भी चलाऊँगा, मैं राजा बनना चाहता हूँ, मैं कब्जा मतलब पूरे जो भारत है उसका शासन चलाना चाहता हूँ, सबको उसके धर्म के लिए जो है इक्वल राइट्स मिलेंगे। पर कहाँ ऐसा होना था, है ना। तो इसलिए विश्वास लेना चाहता था, भरोसे में लेना चाहता था, इसलिए चलाया था उसने। चलो 69 देख लेते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। 69 में आपको बलबन पहला व्यक्ति था जिसने दिल्ली के 4 कोनों भोजपुर, पटियाला, काम्पेल और जलाली पर 4 किले बनवाए। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया। दिल्ली की इमारतों को ही केंद्र में रखकर इल्तुतमिश ने असर उस सनदिद की रचना की। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, चौथा गलत है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है, रचना है, वो इल्तुतमिश ने नहीं करी थी। किसने करी थी फिर? सैयद अहमद खान जो थे, है ना, सैयद अहमद खान द्वारा करी गई थी। यानी पहला दूसरा सही होगा, तो ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। अगले में भी 70 में भी आपको सही बताना होगा। यहाँ कौन है? सैयद वंश के शासक जो है मुबारक शाह ने 1434 में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर बनाया। अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंशीय शासक जो थे विजयादित्य तथा पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन था। और इस्लाम के अनुयायियों में सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करने वाले अरब थे। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। देखिए, हम टेस्ट आपको लगता होगा सर SCS के टेस्ट स्टेटमेंट में क्यों रहते हैं? देखिए, स्टेटमेंट में रहने का फ़ायदा क्या, आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाता है। अगर हमने आपको 140 GS के क्वेश्चन दिए 4 स्टेटमेंट वाले, तो आपकी 560 सवाल तैयार कराने का हमारा लक्ष्य रहता है ना। और मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों को हम देते हैं ताकि आपकी ईजी मॉडरेट टफ सबके लिए आप तैयार रहें। अदर्स वाले आप देखेंगे वो क्या करेंगे, PYQ को ही छाप देंगे, 1 लाइनर ऐसे मतलब खाना पूर्ति के तौर पे आपको टेस्ट दे देंगे। आप 200 में वहाँ ठोकेंगे 150 नंबर, 180 नंबर। आप कहेंगे अरे वाह, मुझे तो सब आता है ना, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। आपका मोरल तो डाउन मतलब बढ़ेगा, फिर आप पढ़ेंगे नहीं उस लेवल पे। इसलिए चीज़ों को हम ऐसे देते हैं जिससे आप कट ऑफ की रेंज में आराम से पहुंच जाए हर हाल में, है ना। तो इसलिए इसको लगाया करिए, टेस्ट को ज़रूरी होता है टेस्ट आपके लिए, ठीक है। वो भी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट। चलो 71 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1920 में स्थापित असहयोग विरोधी संघ के संस्थापक में से नहीं था? एंटी नॉन कोऑपरेशन एसोसिएशन जो था उनका जो फाउंडिंग मेंबर में नहीं था।
तो कौन नहीं थे देखो, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमन दास, द्वारका दास, फिरोज शाह मेहता या नन ऑफ दीज। तो फिरोज शाह मेहता जो थे वो इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, कौन नहीं शामिल था इसमें? फिरोज शाह मेहता। चलो 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गलत बताना है कौन सा है। 1833 का चार्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पर बेस सवाल है। यानी कह रहा है चार्टर एक्ट 1833 से बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया इस एक्ट ने। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। ठीक है, और इम्प्लीमेंट इन सेंटर एबोलिशिंग डायरकी इन प्रोविंसेस, यानी प्रोविंसेस से समाप्त करके केंद्र में लगा दिया। ठीक है, यहाँ कोई गलत नहीं होगा क्योंकि देखिए पहले जो था प्रोविंसेस में लगाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से द्वैध शासन, 1935 से केंद्र में लगा दिया था। ठीक है, चलो 73 नंबर देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। जो हैदराबाद शहर है इसकी स्थापना करी थी 1724 में चीन कुलीच खान ने। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आखिरी जो सत्र मेरठ सत्र 1946 में इसकी अध्यक्षता JV कृपलानी ने करी थी। वायसराय लॉर्ड लिटन ने भारतीयों को राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित करा था। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे, मतलब गलत होगा? तो कौनों गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 74 देख लेते हैं, इसमें आपका गलत कौन सा होगा? निष्काम कर्मठ की स्थापना 1910 में डोंडो केशव कार्वे ने की थी। बुद्देवाल का युद्ध 1845 में रणजीत सिंह महितिया और हैरी स्मिथ के बीच लड़ा गया था। ओडिशा में 1817 ईस्वी में शुरू हुआ पाइका विद्रोह, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु विद्याधर मुकुंद देव तथा दीनबंधु संतरा थे। तो कौन सा इसमें से होगा भाई? गलत ऑप्शन दूसरा वाला गलत है। बैटल ऑफ बुद्देवाल 1846 में हुआ था। ठीक है, 1846 में। अब इस कथनों पर विचार करना है। नायर सर्विस सोसाइटी, जाति निर्धारणी सभा, महाशय समिति और नादर महाजन संगम। तो इसमें बताइए कौन सा है भाई, क्रोनोलॉजी सेट करिए इसकी। तो देखिए, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना 1914, जाति निर्धारण सभा बना था 1897 में, महाशय समिति बनी थी 1901 में और नादर महाजन संगम 1910 में। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी इसके हिसाब से बी हो जानी चाहिए। 1924 में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से कौन नहीं था भाई शामिल? सच्चिदानंद सान्याल, जोगेश चटर्जी, भगत सिंह। तो ये तीनों ही थे, है ना, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इनमें से कौन नहीं था? तो तीनों ही हो जाएंगे, है ना। सचिन सान्याल, जोगेश चटर्जी, भगत सिंह, उधम सिंह, इन्होंने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी थी, है ना। तो यानी इसका तो नन ऑफ दीज होना चाहिए क्योंकि ये तीनों शामिल थे। 77 देख लेते हैं क्या कह रहा है, 77 नंबर। जनगण मन पहली बार कह रहा है 1911 में बिशन नारायण धरी की अध्यक्षता में जो आयोजित हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, उसमें गाया गया था पहली बार 1911 में। और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जो है ये कलकत्ता में 1928 में बनी थी मोतीलाल नेहरू द्वारा। स्वदेश बंदर समिति 6 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के बाद अश्वनी कुमार दत्त द्वारा बारिसल में की गई थी स्थापना। तो कौन सा इसमें सही है? तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, कोई गलत नहीं है। 78 नंबर देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को 3 बार 1897, 1908, 1916 में सजा हुई है और बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके समाचार पत्र केसरी में उत्तेजनात्मक लेख लिखने के लिए सजा सुनाई गई थी। तो ठीक है ये, और यही कारण उनका जिनको उनके लिए उनकी मतलब सजा हुई थी। कारण भी सही है और असर्शन भी सही है, अभिकथन। सही विकल्प का चयन करना है। 1979 में अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र वंदे मातरम का संपादन 1905 में अरविंद घोष ने किया था। डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में 1605 में बनाया। 1919-20 के दौरान पासी और अहिर जाति के सदस्यों के नेतृत्व में चलाए गए एका आंदोलन से उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर जिले प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पे कौन सा सही है? देखिए यहाँ पे पहला दूसरा सही हो जाएगा क्योंकि जो एका मूवमेंट है 1919-20 में, इसका टाइम होना चाहिए 1921-22, है ना, 21-22, बाकी सही था, यानी पहला दूसरा ठीक है। अब इसमें से आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। जो गवर्नर जनरल हेडिंग है, भारतीय समाज में प्रचलित नर बलि की प्रथा जो थी, यानी आपकी प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस, उसको समाप्त करने का श्रेय हेडिंग 1 को ही जाता है। अंग्रेजों ने देखिए काफ़ी बढ़िया काम करें तो भारत की सोसाइटी तो और ज़्यादा मतलब रूढ़िवादी। अब देखो ना, सती प्रथा को ख़त्म करना कितना ज़रूरी था। ये नर बलि वगैरह कोई कॉन्सेप्ट है ये नर बलि, इसलिए राइट टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर हमने रखा। पर आज भी देखो ना, कई लोग अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं रखते हैं, अपने कर्म पे विश्वास नहीं रखते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं। वो बाबा बता देंगे ये करो वो करो, उस पर चले जाएंगे।
तो ये सब चीज़ें नहीं यार, अपने आप अपने कर्म पे विश्वास रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो। उसने सब डिसाइड कर रखा है, सबका है ना, सबके लिए सब कुछ तय है। पेट आगे इसीलिए दिया है उस कि वो आपको दिखता रहे, उस सबके लिए व्यवस्था उसने कर रखी है। चलिए, ब्रिटिश भारत की 51% भूमि रायतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आती है और पहला अखिल भारतीय हिंदी समाचार पत्र उद्यत मार्तन कलकत्ता से बाबा रामचंद्र के द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, देखिए सी वाला है ना, क्योंकि उद्यत मार्तन जो है कलकत्ता से हुआ पर बाबा रामचंद्र के द्वारा नहीं हुआ था। ये किसके द्वारा हुआ था, जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा। किसके द्वारा, जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा, जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। 81 देख लेते हैं, मिलान करना भाई कि पंचायती राज डे कब मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, वर्ल्ड टीबी डे, हीमोफीलिया डे। ये सब मैंने देखिए करंट अफेयर्स में आपको रिवीजन भी कराया है, बहुत ही आसान है ये, है ना। पंचायती राज सबको पता होगा 24 अप्रैल, तो 1 और 3 देख लो कहाँ पे है। तो 1 और 3 कहाँ दिख रहा है आपको, सॉरी 24 मार्च कह रहा हूँ मैं, 24 अप्रैल, ये 24 अप्रैल। 1 और 1 कहाँ दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, तो ये ऑप्शन उड़ा दो भाई। प्रवासी भारतीय दिवस ये सभी को पता होगा भाई, क्योंकि गांधी जी आए थे इस दिन, तो बी का 1, तो ए का 1 और बी का 2, वो तो यहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना। समझ गए, आसान है। टीवी वाला 24 मार्च कर देना, हीमोफीलिया 17 अप्रैल कर देना। चलो, अब ये फिर यूपी बजट में गलत सवाल बताना है आपको, कौन सा गलत होगा, तो ध्यान से स्टेटमेंट को देखिए। कह रहा गन्ना मूल्य के लिए 475 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी जो है उसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। हॉर्टिकल्चर मिशन स्कीम यानी बागवानी मिशन के लिए 650 करोड़ की व्यवस्था करी गई है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए 1650 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा गलत है, क्योंकि पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 720 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। इस टाइप के सवाल पूछता है कि किस स्कीम के लिए कितना पैसा आवंटित करा गया है। चलिए, इसके बाद फिर से गलत बताना है यूपी बजट के बेस में, कौन सा गलत होगा। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ की व्यवस्था है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था है। तो कोई गलत नहीं, तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। 84 की बात कर लेते हैं। जनगणना 2011 के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज। गौतम बुद्ध नगर जो है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सबसे साक्षर जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम शहरी साक्षर दर वाला जिला रामपुर है, और उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। लोवेस्ट रूरल लिटरेसी, लोवेस्ट अर्बन लिटरेसी और मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। कोई गलत नहीं है, देखिए तीनों सही है यहाँ पे ना। चलो, फिर 85 नंबर देखते हैं, इसमें आपको सही का चुनाव करना है। हकाकोबो क्या है, हकाकोबो राजी श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है, हकाकोबो राजी। और गंगखर पुएंसन भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है, गंगखर पुएंसन। जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशियन मेडिटेरेनियन ओशियन को जोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा। कारण क्या है पहला गलत होने का, क्योंकि ये जो हकाकाबो राजी है ये म्यांमार का पर्वत है, सबसे ऊंचा है ना, म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। भूटान का याद रखना, ठीक है। 86 में गलत का चयन करना है। नौसाक अफगानिस्तान का उच्चतम बिंदु है भाई। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूस है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एकांकागुआ है। तो हाईएस्ट माउंटेन साउथ अमेरिका का माउंट एकांकागुआ अर्जेंटीना में है। हाईएस्ट माउंटेन यूरोप का माउंट एल्ब्रूस है, जो कि रशिया में। नौशक जो है अफगानिस्तान का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो कोई गलत नहीं, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी सही हो जाएंगे। अब ये एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड सवाल है, इसमें आपको गलत नहीं सही बताना है कौन सा है, ठीक है। तो और देखो एग्रीकल्चर डाटा ये इसी के भी आप पे बताना, गूगल ना करने बैठ जाना जो और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो दिखा दे। एग्रीकल्चर डाटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कुल खाद्यान्न उत्पादक राज्य है, यानी फूड ग्रेन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कुल दाल उत्पादक राज्य है, टोटल पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट। कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा चना उत्पादक राज्य है, यानी ग्राम प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे। अब 88 में भी गलत बताना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा गलत होगा आपका। ई पाठशाला पोर्टल के बारे में सवाल है। ई पाठशाला वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, जिसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग ने 2018 में लॉन्च करा है। आसान हिंदी शब्दों में कहें तो केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण द्वारा 2018 में। CBI की बात कर रहा है, इसको 1962 में के संधनाम कमेटी द्वारा बनाया गया था।
पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दो मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। किसमें? 5th 5 ईयर प्लान में। तो यहाँ पे देखिए पहला गलत है, क्योंकि ई पाठशाला ठीक है, ये इन दो संस्थाओं द्वारा बनाया गया, पर 2015 में बनाया गया। ठीक है, बाकी ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। एमएसएमई पे बेस्ड सवाल है, कौन सा गलत है कह रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ना होगा आपको। एमएसएमई से संबंधित कह रहा है माइक्रो इंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म उद्योग, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 2.5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो और टर्नओवर 10 करोड़। यानी माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए इन्होंने क्या कंडीशन रख रखी? 2.5 करोड़ रुपए और टर्नओवर जो है 10 करोड़ रुपए। स्मॉल का 25 करोड़ रुपए, टर्नओवर 100 करोड़ रुपए। मीडियम का 125 करोड़ रुपए और टर्नओवर 500 करोड़। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं होगा। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये ध्यान रखना। 2.5, 25, 125, भाई एक एक वो बढ़ाते जाओ। 2.5, 25, 125, टर्नओवर में यहाँ पे 10, 100, 500 है ना, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से। भाई 10 है यानी 4 का मल्टीप्लाई करो, 10 हो गया, 25 में 4 का करो 100 हो गया, 125 में 4 का करो 500 हो गया, है ना। ऐसा करा इन्होंने। 90 में गलत बताना है आपको, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। 29 जून को दादा भाई नौरोजी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं हम लोग। अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक लिखी है। और एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी नेशनल इनकम कहते हैं। नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो ठीक है, ये वाला थोड़ा गलत है। दादा भाई नौरोजी ने पीसी महानोलोबिस इनके बर्थडे के तौर पे इसको मनाया जाता है। 91 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा सही है। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मेडल द्वारा दी गई है। 1978 में आया था ये रोलिंग प्लान जो था। पंचवर्षीय योजना को निलंबित करने के बाद 1978-83 में जनता सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना थी एक तरह से। छठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहते हैं। सही है, यहाँ कोई भी ऑप्शन में दिक्कत नहीं है। गलत बताना है 92 नंबर, कौन सा सवाल गलत है इसमें से। प्रशांत चंद्र महानुलोबिस ने सर्वोत्तम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया, यानी प्रशांत चंद्र महानुलोबिस हैड फर्स्ट प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य रोजगार उत्पन्न करना है भाई। जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आई और रिजर्व बैंक भारत का मौद्रिक प्राधिकरण यानी मॉनेटरी अथॉरिटी है। तो ठीक है, यहाँ पे पहला गलत है। मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट जो है ये रॉबर्ट ई पार्क द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट ई पार्क, ठीक है, रॉबर्ट ई पार्क ने दिया है। 93 में भी आपको गलत का चयन करना है, कौन सा गलत है। 1991 के आर्थिक सुधार जब आया था एलपीजी रिफॉर्म, नरसिंह राव सरकार थी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक वर्गीस कुरियन को कहते हैं। लघु एवं ग्रामीण उद्योगों में श्रम गहन तकनीक अपनाई गई है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाई गई स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज। कोई गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। 94 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। 94 आरजी हॉटरे का व्यापार चक्र का मौद्रिक सिद्धांत स्वर्ण मानक अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इंग्लिश में कहें तो आरजी हॉटरे मॉनेटरी थ्योरी। ये क्या है? ये एक बिजनेस साइकिल है जो बेस्ड है गोल्ड स्टैंडर्ड इकोनॉमी पे। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र सूचकांक। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो बी वाला गलत हो जाएगा 94 में। क्यों गलत हो जाएगा बी वाला? क्योंकि इसके अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं, है ना। ये गलत हो जाएगा। अब 95 में सही का चुनाव करना है, कौन सा सही होगा। व्यापार मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है भाई। भारत में आर्थिक उदारीकरण औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया बिगन विद सब्सटेंशियल चेंज इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो साख सृजन में भी कमी आती है। यानी कैश रिजर्व रेशियो अगर कम करें तो आरबीआई के द्वारा क्रेडिट क्रिएशन भी कम होता है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये स्टेटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगी। यहाँ पे आपका 1 2 3 सही है सर, ठीक है। चलो अगले में 96 में भी गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। गिनी कोफिशिएंट आपने सुना होगा जो इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बताता है, यानी आय के वितरण की समानता। और डियरेंस जो अलाउंस है यानी महंगाई भत्ता का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। स्टैगफ्लेशन जो है
इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन अकम्पेन्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, यानी स्टैगफ्लेशन का जो तात्पर्य है मंदी के साथ बेरोजगारी का होना। और डॉक्टर मनमोहन सिंह इज नोन एज पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे देखिए सी वाला थोड़ा गलत हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन का तात्पर्य जो है ये मंदी के साथ मुद्रास्फीति से होता है ना, बेरोजगारी का होना नहीं, मुद्रास्फीति, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, मंदी के साथ मुद्रास्फीति का होना। चलो अगला 97 नंबर देख लेते हैं। 97 क्या कह रहा है? मोरिकल्चर और एरोपोनिक, पोमोलॉजी, पिसिकल्चर। कल ही मैंने साइंस की लिस्टिंग में आपको ये पढ़ाया है, साइंस की लिस्टिंग नहीं देखी तो उसको भी देख डालो, बहुत हेल्प करेगी आपको। तो मोरिकल्चर सहतूत की कृषि को ही कहते हैं। एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाना है ना, ग्रोइंग प्लांट्स इन द एयर। पोमोलॉजी की बात करें, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पिसिकल्चर मछली पालन कहलाता है। पिसिकल्चर क्या कहलाता है? मछली पालन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे फलों का उत्पादन नहीं, अध्ययन कर लो तो सही हो जाएगा, ठीक है, अभी बताया ना। तो फलों के अध्ययन को बोलते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी, यानी 1 2 4 ठीक है, 3 गलत है। चलो भैया अगला है क्रॉप और उनमें लगने वाली डिसीज़। इस तरह के प्रश्न ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने के प्रचलन काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो ये लर्न भी होना चाहिए आपको। सीसमे, अरहर, वीट, शुगर केन। चलो मिलाते हैं। देखो सीसमे में कौन सा रोग लगता है? फाइलॉडी रोग लगता है। तिल में फाइलॉडी रोग लगता है। अरहर में उकठा रोग, अरहर में उकठा रोग, अरहर में उकठा रोग। गेहूं में लगता है करनाल बंट रोग। गन्ने में लगता है तना सड़न रोग, यानी रेड डॉट डिटीज। करनाल बंट, अरहर में विल्ट, सीसम में फाइलॉडी रोग, ठीक, यानी ऑप्शन बी सही हो जाना चाहिए। तो 98 का ऑप्शन क्या? बी हो जाएगा। 99 में आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा भैया? भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल मोरोनी है, जो स्पेन में पाई जाती है। पहली चीज़ कह रहा है कौन सी मोरोनी है, जो कहाँ पाई जाती है? स्पेन में पाई जाती है। और सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, यानी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 1993 में बनी। एथाइलिन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं, एथिलीन को। तो यहाँ पे तो देखिए चारों सही स्टेटमेंट है ना, तो यहाँ पे इनकरेक्ट की जगह करेक्ट कर लीजिए ना, करेक्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक खेती वर्ष घोषित किया गया है? तो किस ईयर को घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन? तो ये है 2014। कौन सा वर्ष? 2014 वर्ष। 2018 को क्या घोषित करा गया है, क्या बता सकते हो आप? 2016 को, 23 को ना, ये पता हो तो 2024 और 25 का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस साल पूछा जा सकता है, इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में। अब अगला 101 नंबर रीजनिंग के प्रश्न आ गए हैं। रीजनिंग के प्रश्न आपको जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आपको खुद सॉल्व करने। वीडियो को पॉज करिए, पेन पेपर उठाइए और देखिए इसमें सीरीज़ में क्या अंतर आ रहा है। 2 के बाद 7, फिर 10, 8, 13, 16, 14, 19, 22, इसके बाद क्या आना चाहिए, मतलब क्या उचित होगा नंबर। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा। 20 आएगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा होगा भाई। इस कॉन्सेप्ट थोड़ी रीजनिंग का टेस्ट में बताऊँगा मैं, आप इसके कॉन्सेप्ट को देखिए। नहीं देखा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रीजनिंग का वीडियो, पापा वीडियो पढ़ा है, पूरा देख डालिए, है ना, कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएंगे। 5 हैं उसमें, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5, मतलब 5 घंटे का वीडियो हो, इससे ज़्यादा नहीं। चलो 102 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि 2 अक्टूबर 1889 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसकी ट्रिक होती है निकालने की पूरी, है ना, ऑड डेज, इवन डेज निकाला जाता है। तो इसका दिन होगा थर्सडे, ठीक है। फिर इसमें मिसिंग नंबर बताना है कि कौन सा नंबर मिसिंग होगा इसके हिसाब से। तो यहाँ पे आंसर 33 हो जाना चाहिए आपका, 33 होगा, देख लीजिए एक बार। और माइग्रेंट को ये लिख रहे हैं तो उसी कोड में जो स्क्वेलर है उसको क्या लिखेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी वाला। फिर 105 नंबर में ए तथा बी किसी काम को जो है वो 20 दिन में कर रहे हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, है ना। तो बताना है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टाइम एंड वर्क वाला सवाल है, मैथ्स का सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? 10 दिन आएगा इसका उत्तर। इसके बाद a + a/b ये दिया है, b + a/c ये दिया, c + a/1 का मान क्या होगा ये निकालना होगा, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। 65-61 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घर बन जाए, यानी 6561 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर सो इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। तो ये भी गणित का सवाल है ना, तो इसका आंसर भी होना चाहिए 3, ठीक। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये पे दी जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है ये। आंसर इसका
बी हो जाना चाहिए। सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। एक घनाभ यानी क्यूबॉइड की बात कर रहा है। एक घनाभ का जो आयतन है, वॉल्यूम है, घन के आयतन का 2 गुना है, वॉल्यूम का जो है 2 गुना है। यदि घनाभ की जो विमाएँ हैं, डायमेंशंस हैं, 986 सेंटीमीटर है, तो घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो क्यूबॉइड और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है, 6a स्क्वायर होता है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो 2lb + bh + h। चलिए बचपन में पढ़ा होगा यार, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा होगा आपने, है ना, lbh जो होता है। तो आसान है, इसको देख लो एक बार, मतलब एक आंसर बता दे रहा हूँ मैं इसका, बी होगा आपका। 10 मिनट और घंटे की सुई के बीच 3:56 बजे कितना कोण बनेगा, 3:56 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये बनेगा आपका 142 डिग्री का कोण। ठीक है, घड़ी वाला भी निकालना आपको रीजनिंग में पूरा सिखाया गया है, देख डालो एक बार। कह रहा आदर्श उत्तर की ओर 15 मीटर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ गया 10 मीटर, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर दूरी तय की, और पुनः पूर्व की ओर मुड़ा और 10 मीटर दूरी तय की, तब वो आरंभिक बिंदु से कितना है। तो इसको पेन कॉपी उठाओ, करना चालू करो, नॉर्थ आएगा। अब इसमें बताना है दी गई आकृति में कितने लोग 2 विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक गणित है, इंग्लिश है, हिंदी है, कितने लोग 2 विषयों को पढ़ रहे हैं, तो ये देख लो, एक तो 2 विषय को पढ़ने वाले एक ये 12 दिख रहा है और 6 दिख रहा है भाई, जो सिर्फ 2 विषय को पढ़ रहे हैं, है ना, 12, 6 और एक ये 5, बस 12, 6, 5 यानी 23 हो जाएंगे। सिंपल होता है, कॉपी पेन उठा के आपको इसको करना होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, इसमें आपको सही का चयन करना है, कौन सा सही है। कह रहे हैं आकाशीय पिंड जो होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी जो होते हैं, तारे वगैरह, इनकी जो फोटोग्राफी है उसके लिए परावर्तक दूरबीन में बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं हम लोग। किसका यूज़ करते हैं, जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं। कुट्टू का आटा जो है फेगोपाइरम एस्कुलेंटम नामक क्या है, फेगोपाइलम एस्कुलेंटम नामक पौधे से प्राप्त होता है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का सोर्स अच्छा है। फिर कह रहे हैं एम्फीसीमा एक प्रकार का क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है जिसमें मनुष्य के फेफड़े प्रभावित होते हैं। और बहु असंतृप्त वसा अम्ल में अपघटन की दर बहुत तेज़ी होती है, यानी रेट जो है डिकम्पोजिशन का इन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत तेज होता है ना। इसके कारण ऑक्सीजन के अधिकतम अणु जो है वो संवहनी प्रक्रिया में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे चारों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। चलो अगला है 114 नंबर। 114 भी साइंस का सवाल है, सही बताना है कौन सा है। एक्सोफैथल्मिक क्या है, एक्सोफैथल्मिक गोइटर और प्लमर रोग, प्लमर डिसीज जिसको बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि के हाइपर सेक्रेशन के कारण होता है, नंबर 1। दूसरा, औसत मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 370 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन पैमाने पर शरीर का जो तापमान होता है 310 केल्विन होता है। ठीक है, ये 370 नहीं है, 37 डिग्री का लेना है, 37 कर लीजिएगा, 370 सेंटीग्रेड नहीं। दूसरा है टेंडन यानी कंडरा वह संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है जो हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट जो है वो ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है ना। तो लिगामेंट कह रहे हैं टिश्यू है जो ज्वाइन करता है मसल से बोन को, और टेंडन जो है टिश्यू है जो ज्वाइन करता है बोन से, ठीक है, एक बोन को दूसरी बोन से। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि लिगामेंट जो होता है वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, वो होता है लिगामेंट, है ना, वो क्या होता है, लिगामेंट होता है। और मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला वो आपका टेंडन या कंडरा होता है। ठीक है, तो ये गलत है। 115 नंबर, इसमें भी आपको सही का चयन करना है, कौन सा सही होगा। तो ध्यान से स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि लंबी स्टेटमेंट है, खुद एक बार पढ़ लेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, जिस लैंग्वेज में आप सहज हो, इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, तो सेक्सुअल मेथड जो होता है रिप्रोडक्शन का, यानी प्रजनन की जो अलैंगिक विधि होती है, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी प्रजनन की जो ये विधि है किसी भी प्रजनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों के से नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं। और जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी पादप हार्मोन कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से होते हैं, यानी नेचुरली पाए जाते हैं, और दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। फ्लोएम कह रहा है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, जल संवाहक ऊतक है। इसका मुख्य कार्य अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। और कसकटा यानी अमरबेल एक संपूर्ण तना परजीवी है, स्टेम पैरासाइट है, जिसका तना पतला, कमज़ोर और पीले रंग का होता है। ठीक, कौन सा सही होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 1 to 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 to 4। अगला देख लेते हैं हम लोग, अगले में
डिसीज़ और बैक्टीरिया दिए हुए हैं, कौन सा डिसीज़ किसकी वजह से होता है, कॉलरा, लेप्रेसी और सिफिलिसिस, डायरिया। आसान है, मिला लेते हैं। कॉलरा देखिए, इसकी बात करें तो ये विब्रियो कॉलेरी की वजह से होगा, नाम से पता चल जाएगा। कॉलरा इंग्लिश वालों को तो पता चल जाएगा। फिर लेप्रोसी की बात करें तो यहाँ भी देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है एक टर्म, है ना, तो हिंदी में हो सकता है ना दिखे, लेप्री से समझ जाओगे आप, कोढ़, ठीक। तीसरा सिफिसिस की बात करें अगर, तो सिफिसिस जो होता है ये आपका ट्रेपोनीमा पैलिडमा की वजह से होता है, और डायरिया हो जाता है आपका साल्मोनेला। तो 116 का जो उत्तर है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला है 117 नंबर, कांच और उपयोग उसके देखने हैं। क्राउन कांच, क्रुक्स कांच, पोटाश, पायरेक्स, कौन सा ग्लास किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? इससे सवाल RO में पिछली बार आया भी था। तो क्राउन ग्लास जो होता है ये हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्टिक उपकरणों के निर्माण में, ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट के। क्रुक्स ग्लास की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ध्यान से सोचिए। तो धूप के चश्मे जो आप पहनते हो ना, सन ग्लासेस, इसमें क्रुक्स ग्लास ही लगता है। कौन सा ग्लास लगता है? क्रुक्स। पोटाश ग्लास जो होता है ये लेबोरेटरी वगैरह के लिए बनाते हैं, नहीं जो देखते हो लैब में आप जाते थे, बीकर वगैरह जो रखे होते हैं, वो पोटाश कांच होता है। पायरेक्स कांच कार हेडलैम्प में लगते हैं, है ना, कार हेडलैम्प वगैरह में पायरेक्स कांच। तो 117 का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, सही बताना है। कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज रिएक्ट टू फॉर्म ओजोन एंड पायरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रतिक्रिया करके ओजोन और पायरोक्सी एसिटाइट नाइट्रेट बनाते हैं। क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तन प्रक्रिया है जिसमें बादलों को इच्छानुसार बारिश कराई जाती है, क्लाउड सीडिंग में। फोटोग्राफिक प्लेट बनाने के लिए प्लेट को सिल्वर ब्रोमाइड के घोल में तब तक रखते हैं जब तक सारा सिल्वर ब्रोमाइड घोल ना जाए। और कह रहा आयरन का जो वेट है वो अगर जंग लग जाएगी तो वो बढ़ जाएगा, है ना, जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है क्योंकि नमी की जो उपस्थिति है उसमें ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाती है। कौन सा सही होगा? चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। करंट अफेयर्स का सवाल है। हाल ही में कह रहा नई दिल्ली में 5वीं भारत मालदीव रक्षा सहयोग वार्ता जो हुई है, यानी डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली में, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा? भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने किया है, इंडिया की तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरमाने। और मालदीव डेलीगेशन वाज लेड बाय चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस जनरल इब्राहिम हिल्मी, यानी मालदीव के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के चीफ जो हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल इब्राहिम हिल्मी ने किया। ठीक है, यहाँ पे उनके CDS रहे, यहाँ पे हमारे डिफेंस सेक्रेटरी, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। चलो इसके बाद करंट अफेयर्स का सवाल है, यहाँ पे भी आपको सही बताना है। MM पब्लिक स्कूल जो है पीतमपुरा दिल्ली, इसने जीता है कौन सा फर्स्ट प्राइज़? 56वें यूथ पार्लियामेंट कॉर्पोरेशन के लिए। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ जो पंचायती राज है उसने यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में सामाजिक परिवर्तन की प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर करा है, ठीक। दूसरा, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी मीडियम रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 4, इसको उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। फिर यूनियन सिविल एविएशन जो मिनिस्टर हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राममोहन नायडू, इन्होंने हाल ही में विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 9 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन करा। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। हिंद प्रशांत से जुड़े क्वाड समूह, इनके विदेश मंत्रियों की बैठक 29 जुलाई 2024 को कहाँ पर संपन्न हुई है? क्वाड ग्रुप की जो मेंबर मीटिंग है ये कहाँ हुई है? तो ये हुई है टोक्यो में। कहाँ पे हुई है? टोक्यो में हुई है। अब क्वाड में कितने देश हैं आपको पता ही होगा भाई, इधर USA, इधर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, है ना, ये क्वाड ग्रुप है, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। चलो 122 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। कह रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कौवरे पालनचोक जिले, कौन सा जिला है भैया ना, एक बार देख लो फिर से, कौवरे पालनचोक डिस्ट्रिक्ट नेपाल का, इस जिले के धूलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का तीसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित कर दिया। दूसरा, नेपाल पर्यटन बोर्ड को हाल ही में आजीविका पुनरुद्धार परियोजना के लिए सतत पर्यटन में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड मिला है। किसको मिला है भैया? नेपाल टूरिज्म बोर्ड को। फिर केरला टूरिज्म पे बेस सवाल है कि केरल पर्यटन को हाल ही में बैंकॉक में डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में अपनी ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए हॉलीडे हीस्ट, क्या नाम है, हॉलीडे हीस्ट के लिए पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के
75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो बताओ भैया सही कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 सही है ना, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि एशिया का तीसरा हेल्दीएस्ट सिटी नहीं, एशिया का दूसरा हेल्दीएस्ट सिटी घोषित किया है इसको, तीसरा नहीं, बाकी सही था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 2, 3, 4 सही है, यानी सी सही होना चाहिए। चलो इसके बाद 123 नंबर देख लेते हैं, इसमें सही बताना है। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय की उद्घाटन करा है, यानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वगैरह। और जो एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है होपेक्स, कौन सी होपेक्स, ये हुई है एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में 21 से 26 जून, होपेक्स। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इसने हाल ही में भारत में अंग और ऊतक दान और प्रत्यारोपण को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया और कानून के संदर्भ में आवश्यक सुधार जो है इस विषय पर चिंतन शिविर आयोजित करें हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे तीनों ठीक हो जाएंगे 123 में। ठीक है, 123 का डी हो जाएगा। चलो 124 नंबर देख लेते हैं। मास्टर कार्ड ने हाल ही में भारत में अपनी पेमेंट पास की सेवा को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग की सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2 वित्तीय संस्थाओं यूको बैंक और सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, इस पर विनियामक गैर अनुपालन के लिए जुर्माना लगाया है। मोना अग्रवाल ने हाल ही में महिलाओं की जो 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा है उसमें कांस्य पदक जीता है। भारतीय सेना ने हाल ही में रक्षा पेंशन भोगियों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट नमन चालू करा है। तो कौन सा इनमें से सही है, ध्यान से पढ़िए एक बार स्टेटमेंट को फिर से, चाहे चारों सही हो जाएंगे। करंट अफेयर्स का सवाल हो गई। अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं, ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। इंडिया फर्स्ट सबमर्ज म्यूजियम, यानी जो भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय, इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं मकबरे परिसर में। हाल ही में परियर टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है, जिसने बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन, यानी जो विंड टरबाइन्स होती हैं उनका इस्तेमाल करा है। MP राज्य देश, मतलब मध्य प्रदेश राज्य देश का पहला बन गया है राज्य जिसने सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में पैसे भेजे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में 5 बार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कलैगनार M करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पे 100 रुपये का सिक्का जारी करा है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा, चारों सही हो जाएंगे। 126 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है, 126 नंबर, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। विश्व हाथी दिवस पहली बार 12 अगस्त 2012 को मनाया। पहली बार अक्षय ऊर्जा दिवस जो है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी डे, ये 2004 में मनाया गया। इंटरनेशनल यूथ डे जो है 12 अगस्त 2000 को मनाया। विश्व शेर दिवस की शुरुआत पहली बार 2010 में बिग कैट रेस्क्यू में हुई। तो कौन सा गलत है, ध्यान से सुनना है, कौन सा गलत है। तो डी वाला यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 अगस्त को हम लोग जो है प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस मनाते हैं, यानी वर्ल्ड लायन डे कब मनाते हैं, पहली चीज़ याद रखो 10 अगस्त। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी बिग कैट रेस्क्यू से, 2010 में नहीं। ठीक है, तो ये गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान से एक बार स्टेटमेंट को पढ़िएगा। ठीक है, कह रहा है हाल ही में भारतीय क्रिकेटर जो है रविचंद्रन अश्विन एवं क्रिकेट लेकर सिद्धार्थ मोंगा, इन्होंने एक आत्मकथा लिखी, आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। इसका प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किया है। दूसरा, प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा प्रकाशित और मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी द्वारा संकलित गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, इसका जो विमोचन है महाराष्ट्र के राज्यपाल ने करा है। तीसरा, इंडियाज न्यूक्लियर जो टाइटन है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन एक बुक है जिसको सौम्या अवस्थी और श्रवण बरुआ इन्होंने लिखा है। ठीक है, कि कैसे इंडिया जो है एक परमाणु शक्ति या परमाणु राष्ट्र बना। कौन सा सही है यहाँ पे, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है, अगर आप UPPCS 2025 की प्री और मेंस की संपूर्ण सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं कि इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है, तो पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। हमारे प्री और मेंस के बैचेस चालू हो चुके हैं, जिसमें पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज जो नोट्स है सिलेबस में मेंस के, पूरे GS1 से GS6 तक के नोट्स डाउट क्लियर ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज मेंस के लिए, प्री के लिए। तो सिलेक्शन आप आराम से ले सकते हैं, जिस हिसाब से अगर हम बोलेंगे आप उतना पढ़ते हैं। 2026 की भी एकदम शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं। बिहार PCS के प्री से मेंस तक की सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है 71st BPSC की, तो इन नंबरों पे आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। 128 नंबर देख लेते हैं, इसमें भी आपको बताना है, उन्हें कालानुक्रम में लगाना, क्रोनोलॉजी में
ऑबिचुरीज हैं जो लगानी है, क्योंकि इस तरह के सवाल आप देखना पूछे जा रहे हैं कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना जो है यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन। बाइबल का मराठी में अनुवाद करने वाले मराठी जो है लेखक फ्रांसिस डी ब्रीटो का निधन। चिली के प्रसिद्ध एथलीटों में से एक टेनिस के दिग्गज लुइस अयाला का निधन। 2019 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का निधन। लगाओ भैया क्रोनोलॉजी में, आता नहीं होगा मुझे पता है, पक्की बात है ये तो। देखो इनका ये मृत्यु हुई थी 3 अगस्त 2024 को। देखिए पीसीएस में यारों में इस तरह के सवाल हाल ही में देखे गए ऑबिचुरीज के डेट की क्रोनोलॉजी, इवन ऑबिचुरीज की ही नहीं, साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज भी आपने देखा होगा, डेट पूछ ली थी कि मिलिट्री एक्सरसाइज 4 दी थी, इनकी डेट बताओ। तो इस तरह के प्रश्न आने लग गए, क्या कर सकते हैं, आपको पढ़ना होगा। दूसरा, बाइबल का जो मराठी अनुवाद की बात करें, इनकी मृत्यु 21 वर्ष की, मतलब 25 जुलाई, समय याद रख लो बस, 2024, ठीक है। तो ये तो 25 जुलाई हो गए। फिर टेनिस वालों की बात करें जिनकी मृत्यु हुई है, 5 सितंबर 2024 को हुई है। फिर सरोद वादक पंडित जी की बात करें अगर, इनकी मृत्यु हुई 11 जून, ठीक है। तो आप देख सकते हो जून में पहले हुई है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही इसका। चलो 129 फिर करंट अफेयर्स पे बेस्ड सवाल है आपका, कौन सा सही होगा यहाँ पे। पैरा एथलेटिक जो समिट हुई थी उसमें सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को पेरिस 2024 ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था, फ्लैग बियरर के रूप में। महाराष्ट्र के पूना की डायना पुंडेले ने हाल ही में चेन्नई में जो आयोजित MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप हुई 2024 में सैलून कार श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता इन्होंने। दूसरा, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं लॉकी फर्ग्यूसन, इन्होंने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक स्पेल में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले दूसरे गेंदबाज और पुरुष T20 विश्व कप में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए। तो ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ पे 130 देख लेते हैं, यहाँ पे भी बताना है कौन सा सही है, ध्यान से स्टेटमेंट को आपको पढ़ना होगा। यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की 16वीं बैठक के उद्घाटन की घोषणा की है। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में कथित नियम उल्लंघन के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इंग्लिश में कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली कैंसिल कर दिया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का लाइसेंस, ठीक। और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा ने एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की जल पूर्ति परियोजना जो है मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प का शुभारंभ किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर इस वर्ष के स्वच्छ समुद्र तट अभियान के देश का नेतृत्व किया है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी, करंट अफेयर्स का सवाल है। 131 नंबर देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ओजोन परत के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व अंगदान दिवस, मानवतावादी दिवस। तो कौन सा सही होगा, इसमें मिलान करना है। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे की बात करें अगर, तो ये 23 सितंबर होती है। ओजोन डे हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, अंगदान दिवस 13 अगस्त, मानवतावादी दिवस 19 अगस्त। ऑप्शन डी हो जाएगा। 132 में सही बताना है कौन सा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने हाल ही में आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों का अध्ययन करने के उद्देश्य से सुदूर अवरक्त प्रयोग मिशन में पोलर रेडियंट एनर्जी लॉन्च की है। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर हाल ही में चेन्नई से भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है RHUMI-1। और सुधीर सिद्धू पुरेडी और अमीर मुल्ला के नेतृत्व में भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है खड़गपुर, इसके शिक्षकों और छात्रों की एक टीम ने हाल ही में एक अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है। तो यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए, ए सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब तीसरा क्यों गलत होगा ये बताइए, क्योंकि ये खड़गपुर नहीं होना चाहिए था, ठीक है, धरवाड़ होना चाहिए था यहाँ, धरवाड़, ठीक है। बाकी दोनों ठीक है। चलो अगला है, हाल ही में मुंबई में आयोजित समुद्री सुरक्षा सहयोग यानी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन हुआ है उस पर 6ठे पूर्वी शिखर सम्मेलन के संदर्भ में है सवाल, कौन सा सही है ये बताना है। तो सबसे पहले इस सम्मेलन का जो आयोजन है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की सरकारों के साथ करा है। दूसरा, इस सम्मेलन में विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली में आसियान, भारत केंद्र और राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन ने सम्मेलन के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में सहयोग किया है। यानी एशियान इंडिया सेंटर फॉर रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर
डेवलपिंग कंट्रीज एंड नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन कोलैबोरेटेड एज नॉलेज पार्टनर। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, कोई गलत नहीं होगी यहाँ। 134 देख लेते हैं, चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 के लिए कौन सा कथन सही होगा, ये बताना है। देखिए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है, प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान जो है भोपाल, इसने 30 से 31 जुलाई तक इस सम्मेलन का आयोजन करा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने करा है और उनका उद्देश्य हिंदी भाषा में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, ठीक है, प्रमोट करना है हिंदी लैंग्वेज को, दोनों ठीक है। चलो, इसमें है जो प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज़ है जो 2024 में मिला है, उसके लिए करेक्ट कौन सा है ये आपको बताना है, कौन सा सही मैच कर रहा है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए किसको मिला है, न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ रॉयटर्स को। फीचर फोटोग्राफी की बात करें तो ये फोटोग्राफी प्रेस के फोटोग्राफी स्टाफ को, और ऑडियो रिपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द इनविजिबल इंस्टीट्यूट एंड यूएसजी। तो ठीक है, ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे आपकी, याद रखना। फिर से करंट अफेयर्स पे बेस्ड सवाल है, केवीएस मनियन को हाल ही में फेडरल बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल ने एक बार फिर पहला स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान संग्राम सिंह ने हाल ही में तिबिलिसी में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में अपना पहला मुकाबला जीतकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। तो कौन सा भैया सही है, तीनों स्टेटमेंट इसके भी सही हो जाएंगे। 137 नंबर में आपको सही बताना होगा यहाँ पे कौन सा सही होगा। उत्तर प्रदेश की जो भव्या तिवारी हैं उन्होंने हाल ही में 11 से 29 जुलाई 2024 तक ईरान के इस्फान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड, इसमें रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीत लिया है इस्फान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में जो हुआ। और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने पेरिस ओलंपिक 2024 के कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम का हिस्सा जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी थे 1-1 करोड़ रुपये देने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही जो है नीतीश सिंह, इन्होंने हाल ही में मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी जो है कीनाबालू पर तिरंगा फहराकर नया कीर्तिमान बनाया। तो ये यूपी जीके का सवाल है, करंट अफेयर्स का पूछा जा सकता है एग्जाम में, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्योंकि सही हैं। चलो 138 नंबर देख लेते हैं, 138 नंबर क्या कह रहे हैं। कह रहा है मनोज कुमार सिंह को हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा के स्थान पर उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो यूपी के नए सचिव कह रहा है दुर्गा शंकर मिश्रा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं केपी मलिक है ना, कौन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज, इन्होंने कुकरेल रेंज में हरी शंकरी के पौधे लगाकर सप्ताह भर चलने वाले वन महोत्सव की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में हाथरस भागदड़ की घटना की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। कौन सा सही है, तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। चलो 139 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो डॉक्टर थी निवेदिता प्रसाद, इनको हाल ही में उदयपुर से प्रकाशित पत्रिका बनास जन द्वारा प्रथम प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिले के गुलाबी रिक्शा चालक आरती को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स स्तुति द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। क्या नाम है, आरती पिंक ई रिक्शा ड्राइवर हैं फ्रॉम बहराइच डिस्ट्रिक्ट, इनको दिया गया अमल क्लूनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड बाय किंग चार्ल्स III ऑफ यूके। तीसरा, मुरादाबाद जिले में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, अगेन तीनों स्टेटमेंट ठीक है। चलो जीएस का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है सही बताना है यहाँ पे भी कौन सा है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों के नाम आधिकारिक तौर पर बदल दिए गए हैं। बरेली जिले में बदायूं रोड पर उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली कॉरिडोर बनाया गया है। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा पथ का निर्माण किया गया है। ठीक, कौन सा सही होगा यहाँ पे, तीनों ठीक हो जाएंगे यहाँ पे भी। ठीक है, चलिए हिंदी पे चलते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से आपको शुद्ध पहचानना है कौन सा शुद्ध होगा। ठीक है, बाकी गलत। तो कौन सा शुद्ध लिखा है ध्यान से पहचानिए भैया। देखो ये सही लिखा अंतरास, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, फिर ध्यान से पहचानिए इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो अधिशासी को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना है ना, ज़्यादा सही रहेगा। अधिशासी। अहेतुकी, इसका शुद्ध रूप क्या होगा भाई,
अहेतुकी, इसका शुद्ध रूप सही क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, अहेतुकी होना चाहिए। अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा, अलौकिक का शुद्ध शब्द तो ये हो जाएगा अलौकिक, है ना, अलौकिक नहीं अलौकिक। हिंदी देखिए रिवीजन के लिए एक पापा वीडियो पढ़ा है, बस उसको ध्यान से देखते जाइए, है ना, सब हो जाएगा उससे रिवीजन आपका पूरा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, पहचानना है आपको ध्यान से। वर्तनी की दृष्टि से तो अध्ययन सही लिखा हुआ है, अध्ययन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन होगा, तो शुद्ध वर्तनी वाला इनमें से अंत्याक्षरी है। इसमें से शुद्ध शब्द छांटना है, कौन सा शुद्ध होगा, तो अभ्यस्त शुद्ध हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसको अपना। अब इसमें जो है निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी, जैसे अत्याधिक, इसको कैसे लिखेंगे सही, तो अत्यधिक होना चाहिए भाई, अत्यधिक होना चाहिए। और 4 विकल्प हैं, वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी इसमें चुननी है। इसमें से सही वर्तनी किसकी है, तो अष्ट ऐसे लिखा जाता है, अष्ट। अब इसमें भी शुद्ध वर्तनी बतानी है भैया, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, अक्षुण्य ऐसे लिखते हैं, अक्षुण्य, ठीक है। अब हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात करना है। आम का एक विशाल वृक्ष है, इसमें गुणवाचक विशेषण कौन है, विशाल। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण होगा, तो ऑब्वियसली उसका गुण बता रहा है तो गुणवाचक हो जाएगा, है ना। चलो अगला, मोहन एक शालीन लड़का है, शालीन क्या है, तो ये भी उसका गुण बता रहा है ना, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, तो इसमें सु क्या है भाई, सुवर बड़ा अच्छा वर मिला है, तो ये भी तो गुण हो गया उसका। संस्कृति का विशेषण कौन सा होगा भाई, संस्कृति का विशेषण तो सांस्कृतिक हो जाएगा, संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा, अतिरंजन का विशेषण हो जाएगा अतिरंजित। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कांटा का विशेषण कौन सा होगा भाई, कांटा का कटीला हो जाएगा, कांटा का विशेषण कटीला। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण होगा, तो नीली साड़ी में विशेषण होगा गुणवाचक, कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, गुणवाचक विशेषण के 7 भेद हैं, कितने भेद हैं, 7 भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण के। इसके बाद है कुच्छी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा भाई, कुच्छी का तद्भव रूप, तो देखो छा जो है ना वो तद्भव में खा हो जाता है, तो यहाँ पे खा देखो एक ही दिख रहा है इसलिए कोक हो जाएगा ना, तो कुछ नियम है, वो सब आप हिंदी का वीडियो देख लीजिए, बताया उसमें आर्यभट्ट में बहुत अच्छे से। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है भाई, किवाड़, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, तद्भव है, किवाड़ तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द पहचानना है, इसमें से कौन सा तत्सम है, तो केतकी तत्सम हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है कह रहा है इनमें से, तो कमरा जो है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव हो जाएगा कमरा। कान का तत्सम कौन सा होगा, कान का तो बहुत आसान है, कर्ण हो जाएगा, कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, कैवर्त का तद्भव केवट होता है। कौन सा तद्भव है इसमें से पहचानना है, तो काज जो है ये तद्भव होगा। तद्भव शब्द पहचानिए 28 में कौन सा तद्भव होगा, तो इनमें से कपूर तद्भव हो जाएगा। और तद्भव शब्द इसमें भी पहचानना है कौन सा है, तो कांच तद्भव हो जाएगा। इनमें से एक शब्द तद्भव है, कौन सा तद्भव होगा भाई, कपास तद्भव हो जाएगा। प्रकाश का पर्यायवाची क्या होगा, प्रकाश का इनमें से पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आलोक, तिमिर, ये सब। व्योम किसका पर्यायवाची भाई, तुरंत आपको आ रहा होगा, इतना तो हिंदी पढ़ चुके होगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, नम का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, गीला, भीगा, आर्द्र होगा, आर्द्रा नहीं होगा। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, इंद्र के पर्यायवाची तो हर एक बच्चे को याद होगा भैया, जीमूत, वाहन, वासव, शुक्र, पुलो, मजा नहीं होगा। इसके बाद है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द उचित है, ये आपको बताना होगा। तो संरचना के लिए विरचित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विरचित। अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अनूढ़ा, तो अनूढ़ा का हो जाएगा कुमारी। देखिए इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर हिंदी तो पढ़ी चुके हो ना, इसको फटाफट से करो। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा इनमें से, रसाल, है ना। और भी टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पे चल रही है, उनको भी आप लगा सकते हो, उनको लगा सकते हो क्या, और लगाना ज़रूर, बिना टेस्ट लगाए एग्जाम में जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए। कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा शब्द नहीं है कौशल का पर्यायवाची, कपाल। कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, कुपुत्र हो जाएगा। विधिक का पर्यायवाची कौन सा होगा भाई इनमें से, विधिक मतलब कानूनी। तो जो खाने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं, खाने योग्य नहीं, अखाद्य पदार्थ है। जिसके पास घर ना हो उसको क्या कहेंगे भाई, जिसके पास घर ही नहीं है, अनिकेत हो गया।
और आद्वांत क्या हो जाता है? आद्वांत मतलब आदि से अंत तक। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है उसको क्या कहते हैं? अभिसारिका। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? अनुश्रुति कहलाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वो कौन होता है भाई? जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, अजात शत्रु। खोज करने वाला, ये क्या होता है? खोज करने वाला अन्वेषक। क्या होता है? अन्वेषक। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो कौन होता है भाई? इंद्रजीत होता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं, ईशान। और पर्वत की तलहटी जो होती, पर्वत की तलहटी, उसको उपत्यका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपत्यका होगा। 51 में देखिए बताना है कौन सा विलोम की दृष्टि से एक युग में गलत है ना, यहाँ गलत कर लीजिए, क्योंकि मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, बर्बर सब सही है। अनुचर का परिचय नहीं होता, अनुचर का अग्रचर होता है। क्या होता है? अनुचर का अग्रचर, ठीक है। सम्मान शब्द का विलोम कौन सा है इसमें से? सम्मान का, तो अपमान हो जाएगा। अग्रज शब्द का विलोम कौन सा होगा? अग्रज का विलोम अनुज हो जाएगा भाई। मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? मूर्त शब्द का अमूर्त हो जाएगा। आवृत का विलोम क्या हो जाएगा? आवृत का आच्छन्न हो जाएगा। आहार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? आहार का अनाहार हो जाएगा। ऐसे ही शुभ का विलोम क्या होगा? शुभ का विलोम अशुभ हो जाएगा। चारु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चारु का विलोम शब्द अचारु हो जाएगा। और आहत का विलोम क्या हो जाएगा? अनाहत हो जाएगा। विशुद्ध का विपरीत शब्द क्या होगा? शुद्ध, अशुद्ध हो जाएगा। विशुद्ध का क्या हो जाएगा? अशुद्ध। विशुद्ध का अशुद्ध। देखिए 200 नंबर का पेपर है, हिंदी आप देखेंगे ना 60 नंबर की जो आएगी आपसे, वो 20 से 25 मिनट के अंतर्गत हो जाएगी आराम से। तो बाकी जो 2.5 घंटा बचेगा ना, आराम से कोशिश करिएगा जीएस को अच्छा समय दो, है ना। पहले कोशिश करो जो आ रहे हैं उनको करा, जिसमें एक एक दो ऑप्शन में डाउट लग रहा है उनको अभी वो 2 ऑप्शन काट दिए, जो 2 में डाउट है उनको अभी सर्कल करा, अभी गोला नहीं भरा। जो आते जा रहे हैं उन पे गोला भरते जाओ, नहीं तो बाद में छूटने के चांसेस हैं। जो सवाल आपको लग रहा नहीं है 100% से हो रहे उनके गोले भर दो, जो नहीं आ रहे अभी उनको छोड़ो, है ना। तो पूरा पेपर गो थ्रू पहले करो, कोशिश करना है आपको 140 तक अपना अटेम्प्ट बढ़िया से हो जाए, ठीक है। तो SCS के टेस्ट सीरीज़ को ऐप में लगाइए, ऐसे आपको अंदाज़ा लगेगा आपके कितने सही हो रहे हैं कितने नहीं, ठीक है।